हाँ जी। तो कल स्टार्ट किया था अपन ने फर्स्ट टॉपिक ओरिजिन ऑफ राजस्थान, समझ में आ गया था। इसमें राजस्थान की उत्पत्ति को अपन ने दो पार्ट से माना था, एक तो जी और एक टी, जिसमें अल्फाबेट में जो जी पहले आ रहे हैं वो वाले भाग पहले बने हुए हैं गोंडवाना लैंड वाले, जिसमें दो चट्टानी भाग, जिसमें एक माउंटेन था अरावली और एक खाड़ो थे। टी वाले भाग जो तैतीस सागर से बने हुए हैं वो सेडिमेंट या मिट्टी वाले भाग थे, जिसमें एक तो डेजर्ट और एक ईस्टर्न प्लेन पूर्वी मैदान। और ये दोनों जो चट्टानी भाग हैं ये इंडियन ज्योग्राफी में किस में माने गए हैं? प्रायद्वीप पठार। और जबकि ये जो दोनों भाग सेडिमेंट या मिट्टी वाले हैं ये नॉर्थ ग्रेट प्लेन का पार्ट माने गए। तो इस फर्स्ट टॉपिक में सिर्फ ये याद रखना है कि राजस्थान का निर्माण किससे हुआ है, गोंडवाना लैंड या फिर तैतीस सागर, जिसमें गोंडवाना लैंड प्रायद्वीप पठार में है और तैतीस सी वाले जो पार्ट हैं ये उत्तरी विशाल मैदान वाले पार्ट। इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक था जिसमें राजस्थान की लोकेशन और उसके विस्तार के बारे में स्टार्ट किया था, जिसमें फर्स्ट वाला पार्ट था अपना लोकेशन ऑफ राजस्थान, जिसमें दो बेसिस पे इसको देखा था, अक्षांश और देशांतर के आधार पे। तो अक्षांश यानी जो लेटिट्यूड लाइंस होती हैं, बातें नहीं करें, अक्षांश जिसमें जो लेटिट्यूड लाइंस होती है 0 डिग्री भूमध्य रेखा, उसके अकॉर्डिंग पृथ्वी दो भागों में डिवाइड होती है, एक तो नदन हेमेस्फेयर में और एक सदर्न हेमेस्फेयर। यानी लेटिट्यूड्स की दो वैल्यू होती है, या तो नॉर्थ या फिर साउथ। राजस्थान के लिए कौन सी होगी? नदन वाली, नदन लेटिट्यूड्स यानी उत्तरी अक्षांश। जबकि दूसरा जो लॉन्गिट्यूड होता है, देशांतर होता है, उसमें प्रधान देशांतर होता है 0 डिग्री यानी ग्रीनविच मीन टाइम। और इसके अकॉर्डिंग पृथ्वी दो भागों में डिवाइड होती है, एक तो ईस्ट में और एक वेस्ट में, जिसमें राजस्थान का जो भाग है वो ईस्टर्न वाले पार्ट में। तो अक्षांशों के अकॉर्डिंग राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में है और देशांतरों के अकॉर्डिंग पूर्वी गोलार्ध। और इंडिया के अकॉर्डिंग हमारी जो लोकेशन है वो इंडिया के नॉर्थ और वेस्ट वाले पार्ट यानी ईस्ट वाले हिस्से में है, पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ राजस्थान। और एशिया के अकॉर्डिंग अपनी स्थिति है सदर्न एशिया में, या डबल डायरेक्शन में बताएं तो सदर्न वेस्टर्न एशिया में, यानी एशिया के दक्षिण और पश्चिम। तो या तो रहेगा सदर्न एशिया में है राजस्थान या फिर दक्षिणी पश्चिम में। तो कल इन तीन बेस पे बात की थी अपन ने, अक्षांशों के अकॉर्डिंग उत्तर पूर्व में, इंडिया के अकॉर्डिंग नॉर्थ वेस्ट में, और एशिया के अकॉर्डिंग सदर्न एशिया और सदर्न वेस्टर्न एशिया। अब इसमें ये वाला जो पार्ट है, इस वाले पार्ट को पहले स्टार्ट करेंगे कि राजस्थान की जो अक्षांश स्थिति है वो प्रॉपर कितने डिग्री से कौन से डिस्ट्रिक्ट से और कौन से विलेज से स्टार्ट होती है। तो इसमें फर्स्ट हेडिंग लीजिएगा राजस्थान की अक्षांश स्थिति। जो ऊपर दो भागों में डिवाइड किया था ना अपने लोकेशन ऑफ राजस्थान को, एक तरफ तो लिखा था अपने लेटिट्यूड और दूसरी तरफ लिखा था लॉन्गिट्यूड। इसमें फर्स्ट वाले को लेना है। राजस्थान की अक्षांश स्थिति, लेटिट्यूडनल लोकेशन ऑफ राजस्थान। लेटिट्यूडनल लोकेशन ऑफ राजस्थान, राजस्थान की अक्षांश स्थिति। अब अक्षांश स्थिति में एक तो अपने को उन वैल्यूज को देखना है, कितने डिग्री से कितने डिग्री, यानी अक्षांशों को कवर करना है। फिर वो अक्षांश या जो लेटिट्यूड है वो कौन से स्थान से स्टार्ट होंगे, और जो स्थान है वो राजस्थान के कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, जिले में है, और अक्षांशों के बीच की जो डिस्टेंस या दूरी है वो कितनी होगी। तो इसमें इन 4 पॉइंट्स को अपन कवर करके चलेंगे। तो इसको पहले अपन डायग्राम में समझते हैं। जैसे राजस्थान, जो कि अक्षांशों के आधार पर मेनली 0 डिग्री के कौन से भाग में, नॉर्थ वाले पार्ट में, भूमध्य रेखा के उत्तरी भाग में। यहां से जो काउंटिंग स्टार्ट होती है 0 डिग्री से ऊपर,
तो इसमें कंटिन्यूस हम जब ऊपर की ओर चलते हैं तो राजस्थान तक पहुंचते पहुंचते कितने लेटीट्यूड कंप्लीट हो जाते हैं? 23 डिग्री और 3 मिनट नदन लेटीट्यूड। किसी भी अक्षांश को इंडिकेट करने के लिए जो नंबर यूज किए जाते हैं उन नंबर के ऊपर यहाँ पे जो जीरो लगा हुआ दिखाई देता है इसको बोलते हैं डिग्री वैल्यू। और किसी भी अक्षांश नंबर या संख्या के ऊपर कॉमा लगा हुआ या अपोस्ट्रोफ दिखाई देता है इसको बोलते हैं मिनट। और किसी भी अक्षांश संख्या के ऊपर डबल कॉमा दिखाई देता है वो होता है सेकंड। तो इतनी माइनर यूनिट में तो अपन नहीं बताते, जनरली अपनी ज्योग्राफी में भी इंडिकेट नहीं होता। इसमें जो मेजर यूनिट्स होती हैं डिग्री और मिनट, इसी में इंडिकेट किया जाता है। तो इसका मीनिंग इसको बोलेंगे हम 23 डिग्री और 3 मिनट। तो ये जो मिनट है ऊपर ये जो कोमा लगा हुआ है इसको बोला जाता है, और इधर जो जीरो वैल्यू दिखाई देती है इसको डिग्री। अब ये वाली स्थिति है राजस्थान के सदन में, बांसवाड़ा में एक जगह आती है यहाँ पर बोरकुंडा, जिसको बोरकुंड भी लिख देते हैं जनरली। तो ये जो बोरकुंडा लोकेशन है ये राजस्थान के कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? बांसवाड़ा। यहाँ से कंटिन्यूस हम ऊपर की ओर चलते हैं 24, 25, 26, 27 इस तरीके से। तो राजस्थान के नदन में यहाँ तक पहुँचते पहुँचते यहाँ जो लेटीट्यूड आएगा 30 डिग्री और 12 मिनट नदन लेटीट्यूड। ये आता है श्री गंगानगर का एक विलेज है कोणा विलेज। कोणा विलेज कौन से डिस्ट्रिक्ट में? श्री गंगानगर। राजस्थान का एक ही डिस्ट्रिक्ट है, इज्जत के साथ बोला जाता है श्री गंगानगर। अब राजस्थान में इस नदन पॉइंट से लेके यानी ये नॉर्थ वाला पॉइंट और इस सदर्न पॉइंट तक ये जो बीच में जो डिस्टेंस है 826 किलोमीटर, 826 किलोमीटर, ये राजस्थान की अक्षांशीय दूरी है। अब देखने में तो ये लगेगा सर ये तो देशांतरीय बता रहे हो आप, तो ये डिस्टेंस बता रहा हूं मैं, बाकी ये है इन दो लेटीट्यूड लाइंस के बीच में। तो राजस्थान की टोटल लेटीट्यूडनल डिस्टेंस यानी अक्षांशीय दूरी कितनी है? 826। अक्षांशीय दूरी का मीनिंग होता है नॉर्थ और साउथ के बीच के डिस्टेंस, क्योंकि उत्तर और दक्षिण को हमेशा अक्षांश से डिफाइन करेगी, जबकि पूर्व और पश्चिम को देशांतर। तो इसका मीनिंग यहाँ से और यहाँ तक की जो दूरी होगी वो लॉन्गिट्यूडनल होगी, जो अक्षांश वाले से थोड़ी ज्यादा होगी। वो जो हम बाद में सेकंड में पढ़ेंगे वो आएगी 869। तो लगभग ये तो तय है कि जो दोनों डिस्टेंस हैं वो एक ही डेटा पे हैं 800 पे, वो भी 800 और ये भी 800। फर्क रहेगा वो 26 है और ये 69। तो अभी जो मैप में अपन ने इंडिकेट किया है इस वैल्यू को अगर यहाँ पे रखें तो राजस्थान में जो लेटीट्यूड वैल्यू है, अक्षांश वैल्यू है, वो कहाँ से स्टार्ट होती है? 23 डिग्री 3 मिनट नदन लेटीट्यूड यानी उत्तरी अक्षांश से 23 डिग्री 12 मिनट नदन लेटीट्यूड। ये वाली जो लोकेशन है ये कौन से प्लेस या साइट या स्थान पर आती है? तो ये आता है बोरकुंडा। डिस्ट्रिक्ट कौन सा रहेगा इसका? बांसवाड़ा। बांसवाड़ा राजस्थान के कौन से डायरेक्शन में है? साउथ में, दक्षिण में। इसके अपोजिट, बोरकुंडा के अपोजिट इधर है कोणा विलेज, कोणा गांव। कोणा गांव की जो लोकेशन है कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? श्री गंगानगर। और श्री गंगानगर राजस्थान के कौन से डायरेक्शन को इंडिकेट? उत्तर को। जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था कि अक्षांश केवल दो ही डायरेक्शन को बताएंगे, उत्तर और दक्षिण, और यहाँ पे भी लास्ट में वही निकलता है, उत्तर और दक्षिण। और इन सदन और नदन वाले पार्ट के बीच की जो डिस्टेंस है ये 826 किलोमीटर। तो इसका मीनिंग इस साइड वाली जितनी भी वैल्यूज हैं राजस्थान के सदन के, तो राजस्थान का सदन जो सदन पॉइंट या डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा है? बांसवाड़ा। राजस्थान में सदन लोकेशन कौन सी है? बोरकुंडा। राजस्थान का मोस्ट सदर्न पॉइंट यानी अक्षांश कौन सा है? 23 डिग्री और 3 मिनट। इंडियन ज्योग्राफी जब आप पढ़ोगे तो मुख्य भूमि पे इंडिया के अंदर यहाँ सबसे लास्ट पॉइंट होगा। एक तो इस साइड में होगा अंडमान निकोबार, निकोबार में यहाँ एक पॉइंट होगा इंदिरा पॉइंट, ये वाला। एक इंडिया के मोस्ट नदन में पॉइंट होगा इंदिरा कोल, ये वाला पॉइंट। पर्वतों के मध्य के बीच के गैप को ज्योग्राफिकल लैंग्वेज में कोल भी कहा जाता है, पासेज भी कहा जाता है।
राजस्थान में हो तो इनको नाल भी कहते हैं अपन, और हिंदी में जनरली शब्द यूज करते हैं दरे। तो जो हिमालय क्षेत्र में है, ये पर्वतों के मध्य स्थित पॉइंट है, जो भारत का मोस्ट नदन पॉइंट है, और ये समुद्र में दिखाई देने वाला अंतिम बिंदु है। दोनों को नाम सेम दिया हुआ है, इंदिरा। फर्क ये है वो पर्वतों के बीच में जो नीचा गैप है, ज्योग्राफिकल लैंग्वेज में उसको बोलेंगे कोल या दरा, इसका उसको बोला गया है इंदिरा कोल। तो ये कोल होता है, ये पर्वतीय पासेज जो ग्लेशियर के द्वारा बने होते हैं, यानी हिमालय के द्वारा जो ग्लेशियर इरोजन से बने होते हैं उनको कोल लिखा जाता है। तो वो पॉइंट इंदिरा कोल, यानी ये ज्योग्राफिकल लोकेशन है। नीचे वाला भी सेम यही नाम है, इंदिरा, लेकिन वो समुद्र में दिखाई देने वाला अंतिम बिंदु है। तो बिंदु को क्या बोलोगे? पॉइंट। इसका मीनिंग है कि नाम दोनों का सेम ही है, इंदिरा और इंदिरा। आगे सिर्फ ज्योग्राफिकल टर्म्स है जो डिफरेंट है। वो पर्वतों के बीच में है वो कोल, और नीचे वाला लास्ट पॉइंट है तो इंदिरा पॉइंट। ये धन की देवी लक्ष्मी को माना गया है। इसका इंदिरा गांधी जी से कोई संबंध नहीं है। धन की देवी लक्ष्मी का पर्यायवाची होता है इंदिरा। तो भारत के उत्तर में भी धन की देवी लक्ष्मी इंदिरा विराजते हैं, और भारत के नीचे चरणों की ओर भी इंदिरा। तो दोनों जगह सेम पॉइंट। तो सेम वहां से क्वेश्चन अप्लाइड करके दिया जाए कि इंदिरा पॉइंट जैसी स्थिति, इंदिरा पॉइंट का मीनिंग है मोस्ट सदर्न पॉइंट ऑफ इंडिया, इंदिरा पॉइंट जैसी स्थिति राजस्थान में कौन सा पॉइंट है? तो आंसर आएगा बोरकुंडा। और इंदिरा पॉइंट जैसी स्थिति राजस्थान के किस जिले की है? बांसवाड़ा। और इंदिरा पॉइंट जैसे इंडिया का सदर्न पॉइंट है वो भूमध्य रेखा से तो ऊपर है, 6 डिग्री 45 मिनट नदन लेटीट्यूड। कि इंदिरा पॉइंट 6 डिग्री 45 मिनट जैसी स्थिति राजस्थान में कौन इंडिकेट करता है? तो उसका आंसर रहेगा 23 डिग्री और 3 मिनट नदन लेटीट्यूड। इसका मीनिंग ये राजस्थान का मोस्ट सदर्न पॉइंट है और ये इंडिया का मोस्ट सदर्न पॉइंट। तो कई बार क्या है कि आपके दोनों ही सिलेबस में है पार्ट, तो एक को देकर और दूसरा पूछा जा सकता है। तो ये वाले समझ में आए? तो इसमें राजस्थान की जो लेटीट्यूडनल लोकेशन अक्षांश स्थिति वो 23 डिग्री 3 मिनट बोरकुंडा बांसवाड़ा दक्षिण से स्टार्ट होकर 30 डिग्री 12 मिनट कोना विलेज श्री गंगानगर उत्तर तक होती है। और इन पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो 826। मीनिंग है 23 से 30 12 के बीच की दूरी 826, बोरकुंडा से कोना के बीच की दूरी 826, बांसवाड़ा से गंगानगर के बीच की दूरी 826, या राजस्थान के सदन नदन के बीच की डिस्टेंस। इनके बीच में अगर डिस्टेंस पूछ जाए तो वो डिस्टेंस ये रहेगी 826 किलोमीटर। तो ये हेडिंग डालने के बाद में पहले इसमें ये डायग्राम बना लीजिए, उसके बाद में वो थ्योरी लिखिएगा। क्या? कौन से? नहीं, ये नहीं आएगी, वो अपन बाद में करेंगे। कर्क रेखा है 26 किलोमीटर। राजस्थान का जो सदर्न पार्ट है 23 डिग्री 3 मिनट से थोड़ा सा ऊपर 23.5 डिग्री, उसकी वैल्यू होती है वे 23 डिग्री और 30 मिनट। ये राजस्थान में 26 किलोमीटर है। ये होगी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन, कर्क रेखा की बात होगी। क्या पहले पढ़ रखा आपने? वो कर्क रेखा के ऊपर बात करेंगे अपन। अब ये 23.3 है ये, तो इसके अच्छा, ये 826 इसकी बात कर रहे हो क्या? ये डिस्टेंस है, ये लॉन्गिट्यूड नहीं है। मैं यही तो बता रहा हूं, लेटीट्यूड्स ऐसे ही होती है। ये इन दोनों लेटीट्यूड्स के बीच की डिस्टेंस बताई है 826 किलोमीटर। लेटीट्यूड्स के बीच के लॉन्गिट्यूड नहीं है ये। अभी यही बता रहा था, इसको लॉन्गिट्यूड मत समझना, डिस्टेंस है ही। रणथंभौर में इकोलॉजिकल प्रेशर है, वहां छोड़ना चाहिए ऐसे आदमियों को। किसी के तो काम आए हैं।
0 डिग्री को अपने इसलिए बनाया था कि आपको ये ध्यान रहे कि जितने भी लेटीट्यूड्स हैं उनको हम कौन से लेटीट्यूड्स लेके चलेंगे, नदन, नॉर्थ लेटीट्यूड्स होंगे। इसलिए यहाँ 0 डिग्री से इंडिकेट किया है कि राजस्थान 0 डिग्री के नदन में है। हाँ जी, कंप्लीट हो गया। तो ये बोरकुंडा बांसवाड़ा 23 डिग्री 3 मिनट। क्या चीज? देखो, प्रयास ये करें, ये जो भुजा बनाई है आपने, लगभग ऐसे ही है बनाई इधर वाली। फिर इस वाली इस साइड में बना के इतना छोड़ दीजिएगा। ये वाला भाग यानी लगभग स्क्वायर शेप। फिर ये वाला जो हिस्सा है राजस्थान का हड़ौती वाला, ये थोड़ा भाग निकला हुआ है, इसको बाद में लास्ट में अलग से बना दीजिए। राजस्थानी नाम पे सांड बनाया है कहीं ने तो। अच्छा है, वेरी गुड। अच्छा, हाँ जी। ये डायग्राम बनाने के बाद में इसमें जो डेटा या जो फैक्ट यूज हुए हैं उनको अपन को इस तरीके से यूज करना है। यानी राजस्थान में जो लेटीट्यूड है, अक्षांश जो है वो 23 3 से और 30 डिग्री 12 मिनट तक, जिसमें अक्षांशों में जो स्थान है, लोकेशन जो है, या जो इसमें प्लेस बोरकुंडा, यानी ये स्थान बोरकुंडा में है और ये वाला पॉइंट है कोणा विलेज। और इस स्थान की जो लोकेशन है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, जिला कौन सा है? तो डिस्ट्रिक्ट में बोरकुंडा बांसवाड़ा में और कोणा है गंगानगर। और बांसवाड़ा है राजस्थान का सदर्न पार्ट और वो नदन पार्ट। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 826 किलोमीटर। इसका मीनिंग ये वैल्यू है राजस्थान की अक्षांशीय दूरी। अक्षांशीय दूरी यानी उत्तर से दक्षिण के बीच की दूरी। तो जब भी नॉर्थ और साउथ की बात होगी तो इसका मीनिंग हमेशा अक्षांश की बात हो रही है, और जब ईस्ट और वेस्ट की बात होगी तो इसका मीनिंग देशांतर के ऊपर बात हो रही है, क्योंकि देशांतर की डायरेक्शन होती है, लॉन्गिट्यूड्स की वैल्यू होते हैं ईस्ट वेस्ट। तो इसमें इन 4 पॉइंट्स को कवर करेंगे। राजस्थान में कौन से लेटीट्यूड्स हैं, कहाँ से स्टार्ट होते हैं, कौन से जिले तक हैं, फिर उनके बीच की डिस्टेंस कितनी। तो 23 3 बोरकुंडा बांसवाड़ा सदन से स्टार्ट होकर 30 डिग्री 12 मिनट कोणा विलेज गंगानगर नदन तक 826 किलोमीटर के डिस्टेंस में। तो राजस्थान की अक्षांशीय दूरी कितनी है? अक्षांशीय दूरी यानी नॉर्थ और साउथ के बीच की डिस्टेंस 826 किलोमीटर। तेईस डिग्री 3 मिनट बोरकुंडा बांसवाड़ा साउथ पार्ट, और इसका अपोजिट है कोणा विलेज गंगानगर नॉर्थ पार्ट। यानी जो डायग्राम फॉर्मेट में बनाया था उसी को ही एज इट इज अपने थ्योरेटिकल पार्ट में लिख दिया इसमें।
अब एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि राजस्थान कितने अक्षांशों में है, तो अपने को पता है राजस्थान कहाँ से स्टार्ट होता है, 23 और समाप्त कहाँ होता है, 30 डिग्री में। तो इन इन दोनों डिजिट के बीच में अंतर कितना है, तो 23 से 30 के बीच में अंतर है 60 डिग्री और 9 मिनट। 12 और 3 के बीच का गैप कितना होगा, 9 मिनट। तो इसका मीनिंग राजस्थान को बनाने के लिए लगभग कितने अक्षांशों की आवश्यकता है, 60 डिग्री और 9 मिनट। इसको अगर राउंड फिगर में पूछा जाए, ऑप्शन में आपको एक जगह 60 डिग्री, एक जगह 8 डिग्री, एक जगह 9 डिग्री और एक जगह 10 डिग्री, तो अपने को जो फिक्स गैप है वो तो पता है ना कि 60 डिग्री और 9 मिनट का गैप है। और राउंड फिगर में अगर ये आंसर अपने को देना हो तो क्या दोगे, ए आंसर, ए आंसर, बी आंसर, सी आंसर और डी आंसर। देखो, जो डिग्री वैल्यू होती है उस 1 डिग्री में कितनी मिनट होती हैं, 60 मिनट। वो देशांतर वाली जो वैल्यू होती है और उसमें समय की जो बात करते हैं वो अलग होती है। 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड या देशांतर में समय होती है 4 मिनट, वो अलग है। जबकि इसी डिग्री का छोटा पार्ट मिनट देखें तो उस 1 डिग्री में कितनी मिनट्स हैं, 60 मिनट अक्षांश होते हैं। 1 डिग्री अक्षांश में 60 मिनट अक्षांश होते हैं। तो ये जो वैल्यू आगे मिनट वाली जो है, ये जब तक आधी वैल्यू नहीं पहुंचे, यानी जब तक 30 पे नहीं पहुंचे, तब तक हम इस डिजिट को आगे वाले में, इसका मानिए अगर यहाँ पे 60 डिग्री और 30 मिनट तक ये डेटा यानी हाफ तक पहुंच जाता है तो इसको हम 8 डिग्री बोल सकते हैं। लेकिन जब वो 30 से कम है आगे वाला डेटा तो इसको 7 डिग्री बोलना ज्यादा ठीक रहेगा। तो इसका मीनिंग इसमें 8 डिग्री वाली से ज्यादा ठीक आंसर है 60 डिग्री। या तो ये मिलेगा या फिक्स मिलेगा 60 डिग्री और 9 मिनट। तो इसका मीनिंग राजस्थान में जो लेटिट्यूडनल गैप अक्षांशों का जो अंतराल है वो कितना आएगा, 60 डिग्री और 9 मिनट। तो ये वैल्यूज लिखने के बाद में इसके जस्ट नीचे नोट या विशेष में कुछ पॉइंट लिखिएगा, जिसमें पॉइंट फर्स्ट, पहले हिंदी मीडियम वाले लिखिएगा, 7 डिग्री 9 मिनट अक्षांशों में राजस्थान का विस्तार है। लेटिट्यूडनल गैप ऑफ राजस्थान इज 7 डिग्री 9 मिनट। लेटिट्यूडनल गैप ऑफ राजस्थान इज 7 डिग्री 9 मिनट। 60 डिग्री 9 मिनट आगे लिख दीजिए अक्षांशों में राजस्थान का विस्तार है। तो आगे वाला क्वेश्चन फॉर्मेट है कितने अक्षांशों में राजस्थान का विस्तार है, तो आंसर रहेगा 60 डिग्री 9 मिनट। इसके आगे हमने डायरेक्शन क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ये अक्षांशीय स्थिति नहीं है, ये कोई लेटिट्यूड्स नहीं है, ये सिर्फ एक गैप है। इसके अगर आपने गलती से आगे नदन लेटिट्यूड लगा दिया तो इसका मीनिंग ये वो स्थिति हो जाएगी जो भारत के जस्ट सदन में है, इंडिया के। क्योंकि भारत अपने स्टार्ट होता है 0 डिग्री के ऊपर, मुख्य भूमि स्टार्ट होती है ये कन्याकुमारी वाला हिस्सा 8 डिग्री और 4 मिनट यहां से। तो ये भी इससे भी नीचे की स्थिति हो जाएगी अगर आपने इसको गलती से 60 डिग्री 9 मिनट नदन लेटीट्यूड अगर लिख दिया तो इसका मीनिंग ये कोई अक्षांशीय स्थिति नहीं है, ये सिर्फ एक गैप है, एक अंतराल बताया आपने। तो इसका मीनिंग राजस्थान बनाने के लिए अपने को लगभग कितने अक्षांशों की आवश्यकता होती है, 60 डिग्री और 9 मिनट, इस गैप की आवश्यकता होती है अपने। अब इसमें एक अप्लाइड क्वेश्चन आपके लिए, 23 डिग्री 3 मिनट सदर्न लेटीट्यूड यानी दक्षिणी अक्षांश। नेक्स्ट है 30 डिग्री 12 मिनट पूर्वी अक्षांश ईस्टर्न लेटीट्यूड। एक है 25 डिग्री नदर्न लेटीट्यूड और एक डी ऑप्शन है नोटा नन ऑफ दीज। इनमें से कौन सी ऐसी स्थिति है जो राजस्थान में है, ए आंसर। इनमें से ऐसा कौन सा लेटीट्यूड या अक्षांश है जो राजस्थान में लोकेटेड है, ए आंसर, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बी आंसर, सी आंसर, डी आंसर
सी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया क्यों? देखो राजस्थान कहां से स्टार्ट होता है ये बताओ। 23 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ लेटीट्यूड यानी उत्तरी अक्षांश से स्टार्ट होता है, फिर उसमें 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30 डिग्री 12 मिनट नदन लेटीट्यूड तक राजस्थान ही रहता है। तो पूछा कि इनमें से ऐसा कौन सा लेटीट्यूड अक्षांश है जो राजस्थान में है। 23 डिग्री 3 मिनट ये देखते ही एक बार तो तुरंत लगेगा कि राजस्थान में ही है, लेकिन आगे जाते जाते अपन संभल जाएंगे कि सदर्न लेटीट्यूड की बात हो रही है, जबकि राजस्थान वाले तो उत्तरी अक्षांश होते हैं। सदर्न लेटीट्यूड तो 0 डिग्री के नीचे मिलेगा ऑस्ट्रेलिया की तरफ। इसका मीनिंग ये दक्षिण लगा, इसका ये तो राजस्थान में नहीं। फिर 30 डिग्री 12 मिनट इसको भी देखते ही एक बार तो यूं लगेगा कि हाँ अपने वाला ये है। आगे लगा हुआ है पूर्वी अक्षांश। अक्षांश में कभी पूर्व लगता ही नहीं है, अक्षांश में या तो नॉर्थ लगता है या फिर साउथ। पूर्व वैल्यू किसकी होती है? लॉन्गिट्यूड्स की। ईस्ट और वेस्ट कभी लेटीट्यूड्स में नहीं आते, तो अक्षांश के साथ ईस्ट लगा देना ही अपने आप में गलत है। फिर है 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो क्या राजस्थान में 23 और 30 के बीच में कोई डिजिट 25 आती है? आएगी। 23 के बाद में 24 आता है, फिर 25 आता है। फिर ये देखना है कि क्या वो 25 नदन लेटीट्यूड लिखा है क्या? वही लिखा हुआ है, इसका मीनिंग है राजस्थान में है। तो इन लेटीट्यूड्स में से राजस्थान में कौन सा था? और कोई ऑप्शन अगर नहीं होता इसमें से अपन आंसर देते, उपरोक्त में से कोई नहीं नोटा, नन ऑफ दिस, तो इसका मीनिंग है 25 डिग्री। अब कईयों को क्या लगता है कि राजस्थान सिर्फ इन 2 डिजिट पे ही लगता है, राजस्थान 23 और 30 के ऊपर, तो बाकी राजस्थान क्या हवा में? इसका मीनिंग राजस्थान में 24 भी है, 25 भी है, यहां से कंटिन्यूस 30-12 तक है राजस्थान। तो इसका मीनिंग ये वो क्वेश्चन होते हैं जो कई बार आपको पेपर देख के नहीं लगता है नोट्सों में से कुछ नहीं आया, तो इनको कहते हैं डेविल क्वेश्चन, भूतिया क्वेश्चन। ये समझ में आ गया? ये याद नहीं करना है। अगर आपने राजस्थान की स्थिति 23 डिग्री 3 मिनट और 30 डिग्री 12 मिनट अगर आपने याद कर रखी है, तो ये अपने को याद नहीं करना है, तो आपको इसलिए लिखवाया था कि आप इस पॉइंट के ऊपर भी सोच पाओ, क्योंकि ये वैल्यू ऑलरेडी आपको इतना प्लस माइनस तो करना आता है कि 30 में से 23 घटाए तो कितने आएंगे? 7, और 12 मिनट में से 3 मिनट घटाई तो ये तो आप एग्जाम में वहां बैठ के भी निकाल लोगे। राजस्थान कितने अक्षांश या राजस्थान कितने लेटीट्यूड्स में स्थित है? तो राजस्थान है 60 डिग्री 9 मिनट। और राजस्थान कौन से अक्षांशों से कौन से अक्षांशों तक है? तब 23 3 से और 30 12 तक। अब इनके बीच में एक इंपोर्टेंट लेटीट्यूड है पृथ्वी के ऊपर, जो इंपोर्टेंट लेटीट्यूड्स हैं अर्थ के ऊपर, जिसमें एक तो 0 डिग्री, तो 0 डिग्री तो हमारे पास नहीं है। फिर एक आता है 23.5 डिग्री नदन लेटीट्यूड, एक आता है 66.5 नदन लेटीट्यूड आर्कटिक, यह भी नहीं है अपने पास। एक इसके इसके अपोजिट आता है 23.5 सदर्न लेटीट्यूड, एक उसके अपोजिट आता है 66.5 सदर्न लेटीट्यूड। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन, कर्क रेखा और मकर रेखा, ये ऊपर आर्कटिक है, आर्कटिक लाइन या सर्कल, और इधर अंटार्कटिका है तो अंटार्कटिका सर्कल यानी अंटार्कटिका व्रत, ये भी हमारे पास नहीं, ये वाला भी नहीं। 0 डिग्री से नीचे की कोई भी वैल्यू अपने इंडिया के पास नहीं। इसका मीनिंग एक ये जो 23.5 डिग्री, क्योंकि अपना जो राजस्थान है उसका जो सदर्न पॉइंट है वो 23 डिग्री और 3 मिनट है, जबकि जस्ट इसके ऊपर आती है 23 डिग्री और 30 मिनट। तो काउंटिंग करते हैं तो इसको बोलेंगे 03 यानी 3, और इसके आगे अगर 3 के आगे 0 लग दिया जाए तो इसको 30 बोलेंगे, यानी 23.5, इसको बोला जाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन। तो ये कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों में से गुजरती है, उसमें से राजस्थान भी एक स्टेट है। तो इसका मीनिंग है सेकेंड पॉइंट अपना इस गैप के बाद में रहेगा 23.5 नदन लेटीट्यूड। अगली हेडिंग डालिए पॉइंट नंबर 2, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी नदन लेटीट्यूड।
23.5 अक्षांश को एक तो ये नाम दिया जाता है कर्क रेखा, इंग्लिश में बोला जाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन। एक इसको नाम दिया जाता है उत्तरी अयनांत। नदन सोलस्टिस। तो नदन सोलस्टिस या उत्तरी अयनांत क्यों कहा जाता है? तो ये शायद आपने पहले छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि जो अपनी पृथ्वी है ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। जितने भी प्लेनेट या ग्रह हैं वो सारे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जिसमें अर्थ भी एक प्लेनेट। और पृथ्वी को जैसे कि हम जनरली एक काल्पनिक तौर पे देखें, इमेजिन करें, तो हम मानते हैं कि ये पृथ्वी का नदन लैटिट्यूड है, ये सदर्न लैटिट्यूड है। हम ये मानते हैं उत्तरी दक्षिणी ध्रुव है, लेकिन वास्तव में पृथ्वी बिल्कुल ऐसे नहीं है। ये अपने ईस्ट की ओर थोड़ी झुकी हुई है 23.5 डिग्री। तो इसका मीनिंग इसका एक्सिस पॉइंट ये नहीं है, एक्स ये नहीं है, एक्स इस साइड में है, ये पार्ट। यहाँ इसका नदन लैटिट्यूड है, यहाँ इसका सदर्न लैटिट्यूड। ये इसका 0 डिग्री, ये वाला जो पॉइंट है ये 23.5 डिग्री नदन लैटिट्यूड, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन, कर्क रेखा, जहां सूर्य की स्थिति अपने पास होती है 21 जून को। फिर ये पृथ्वी एज इट इज इसी तरीके से घूमती है अपने एक्सिस पॉइंट पर सूर्य के चारों ओर। तो इस एक्स पे घूमती घूमती और इस साइड में जब 6 महीने बाद पृथ्वी इस साइड में होगी तो नदन पोल तो उधर ही रहेगा, यहाँ पे रहेगा सदर्न पोल, ये रहेगा 0 डिग्री, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन यानी कर्क रेखा जो हमारे पास है, और ये अपोजिट वाली ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न लाइन, मकर रेखा। सूर्य 6 महीने बाद मकर रेखा पे सीधा होता है। जैसे जून में हमारे पास रहता है उत्तरी गोलार्ध में, 6 महीने बाद दिसंबर में होता है सदर्न हेमिस्फीयर में। और जब दक्षिणी गोलार्ध में होगा तो हमारे यहाँ सोलर रेडिएशन कम आएंगी और तिरछी किरणें आएंगी। जैसे कि आजकल आप देखते हो सुबह सनराइज या सूर्य उदय थोड़ा सा लेट होने लग गया, लगभग 6:45 या 7 बजे के आसपास, और सनसेट शाम को लगभग 6 बजे के आसपास हो जाता है। तो इसका मीनिंग अगर पूरे दिन में अगर आप डे लाइट देखो, सूर्य की रोशनी देखो, तो लगभग बहुत कम रहती है सुबह 7 से और शाम के 6 बजे तक, यानी लगभग 11 घंटे। और नाइट का टाइम पीरियड या जो डार्कनेस है वो रहती है 13 घंटे। तो जैसे जैसे सनलाइट कम होती जाएगी, तो सनलाइट कम होती जाएगी तो टेम्परेचर कम होंगे, और अपने यहाँ जो कोल्ड सीजन या अपने कहीं विंटर सीजन है उसका इफेक्ट बढ़ेगा। जबकि सूर्य उत्तरी गोलार्ध में आता है मार्च से लेके और सितंबर तक। तो मार्च से और सितंबर के बीच में हमारे टेम्परेचर थोड़े हाई होते हैं, क्योंकि अपने जो डे लाइट होती है सुबह सूर्योदय लगभग, मार्च से सितंबर की बात कर रहा हूँ, सूर्योदय लगभग 6 बजे सनराइज होता है और सनसेट होता है शाम को 7 सवा 7 बजे के आसपास तक। लगभग 13 सवा 13 घंटे या लगभग 13.5 घंटे अपने सनलाइट प्रेजेंट होती है। तो जब सनलाइट लंबे टाइम तक होगी तो टेम्परेचर ज्यादा होगा। तो जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में अधिकतम पहुंचता है, वो वहीं तक अधिकतम पहुंच सकता है जहां तक पृथ्वी अपने एक्सिस पॉइंट पे झुकी हुई है। अगर पृथ्वी अपने एक्स पे बिल्कुल सीधी होती तो सूर्य हमेशा इक्वेटर लाइन पे होता, 0 डिग्री पे होता। लेकिन पृथ्वी अपने एक्सिस पॉइंट पे कितनी झुकी हुई है, 23.5, तो वहां तक सूर्य सीधा आ सकता है। तो जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में अधिकतम सीधा होगा, वो लोकेशन ये होती है, इसको कहते हैं उत्तरी अयनांत, यानी उत्तर में अयन यानी सूर्य का अंत होना, नदन सोलस्टिस। तो इस कारण इसको ये नाम दिया जाता है उत्तरी अयनांत। और इसके अपोजिट यहाँ दक्षिणी लिखा जाए तो उसका मीनिंग लिया जाएगा मकर रेखा, यानी दक्षिणी अयनांत, सदर्न सोलस्टिस। तो ये सूर्य की स्थिति को लेकर बताया गया कि सूर्य अधिकतम उत्तर में कहां तक जा सकता है, तो जितनी पृथ्वी अपने एक्सिस पॉइंट पे झुकी हुई है वहां तक, यानी 23.5 तक। तो इसके एक नाम कई हैं, जैसे कर्क रेखा, तो कई ये ज्यादा प्रचलित नाम है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन। लेकिन कई बार ज्योग्राफी में ये दिया ही नहीं जाता, ये दिया जाता है कि राजस्थान में उत्तरी अयनांत यानी कर्क रेखा कौन से जिलों से गुजरती है। तो इसका मीनिंग उत्तरी अयनांत का मीनिंग भी अपने को क्या लेके चलना है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन। तो एक तो इसमें लिखिए 23.5 उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन और उत्तरी अयनांत कहा जाता है। 23.5 northern latitude is known as tropic of cancer or northern solstice।
23.5 डिग्री को कर्क रेखा ऑब्लिक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन ऑब्लिक उत्तरी अयनांत कहा जाता है। (23.5) northern latitude is known as Tropic of Cancer and northern solstice. राजस्थान में अगर इसकी स्थिति को देखें अपन तो ये राजस्थान का सदर्न पार्ट है, जहाँ पे जो 0 डिग्री है, इस 0 डिग्री से अगर हम बात करें तो इसमें ये नदन की तरफ है। राजस्थान का सदर्न पार्ट है 0 डिग्री के नॉर्थ वाले पार्ट की तरफ, और जब तक हम राजस्थान पहुंचेंगे तब तक 23 डिग्री और 3 मिनट नदन लेटीट्यूड। ये बोरकुंडा बांसवाड़ा ये वाला पॉइंट। अभी इसके जस्ट ऊपर ये जो डिस्ट्रिक्ट है ये बांसवाड़ा, तो राजस्थान में कुछ इस तरीके से फैला हुआ है। बांसवाड़ा का ये बॉर्डर यहाँ तक और ये वाला थोड़ा नीचा, इसका मैंने इस साइड से स्टार्ट होगा डूंगरपुर, और ये सदन वाला ये डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, ये बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। अब इसमें जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो बांसवाड़ा के लगभग मिड से गुजरती है, मध्य से हल्का सा पार्शियली पार्ट ये डूंगरपुर का भी क्रॉस करती है। तो कर्क रेखा राजस्थान के कौन से जिलों से गुजरती है, डूंगरपुर एंड बांसवाड़ा। और क्वेश्चन ये पूछा जाए कि जिले के मिड से गुजरती है, तो आंसर रहेगा बांसवाड़ा, क्योंकि डूंगरपुर का हल्का सा बॉर्डर लेती है लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, 1 से 1.5 किलोमीटर तक, और बाकी लगभग 24-24.5 किलोमीटर ये बांसवाड़ा से है। तो इसके राजस्थान में जो टोटल डिस्टेंस है वो 26 किलोमीटर है, किसकी, 23.5 डिग्री नदर्न लेटीट्यूड, यानी 23.5 को अपने ऐसे भी लिख सकते हैं 23 डिग्री और 30 मिनट, 30 मिनट्स नदर्न लेटीट्यूड। लेंथ इन राजस्थान में लंबाई 26 किलोमीटर। ये कुछ बुक्स में 85 किलोमीटर लिखी हुई है, आरपीएससी इसमें आंसर ये लेती है कि 23.5 लेंथ इन राजस्थान 26 किलोमीटर। बांसवाड़ा से जब ये लाइन जो गुजरती है इसके निकटतम एक स्थान माना जाता है, एक सिटी माना जाता है। स्थान तो बहुत सारे हैं, तो सिटी में उसको लिया जाता है जिसका जो मेन सिटी का जो हेडक्वार्टर होता है। अगर तहसील है तो उसमें तहसील मुख्यालय, अगर जिला है तो जो जिला कलेक्ट्रेट ऑफिस है, उन पॉइंट को सेंटर मानते हैं। तो ये वाला जो पॉइंट है ये बांसवाड़ा का एक सिटी है जो इस कर्क रेखा के निकटतम है, इसका नाम है, राजस्थान में एकीकरण पढ़ा आपने, तो राजस्थान के यूनिफिकेशन या एकीकरण में बांसवाड़ा में एक ठिकाना पढ़ा है आपने, कुशलगढ़, वो इसके नियरेस्ट सिटी माना गया है। इसमें नियरेस्ट सिटी, निकटतम शहर जो है वो कुशलगढ़ को माना गया है। जबकि हम इंडिया के जब 8 स्टेट में बात करते हैं कर्क रेखा की, तब इसके निकटतम जो सिटी माना गया है वो त्रिपुरा में एक जगह आती है उदयपुर। एक तो उदयपुर अपने हैं और एक त्रिपुरा में भी उदयपुर है। तो उस उदयपुर सिटी को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के निकटतम माना गया इंडिया के अकॉर्डिंग। और जब हम राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो राजस्थान ज्योग्राफी में इसके नियरेस्ट सिटी किसको लिया गया है, कुशलगढ़। तो कुशलगढ़ इसके नियरेस्ट सिटी, निकटतम शहर। और कौन सा दिन है जिस दिन इस पे सूर्य की रोशनी सीधी होगी, 21 जून। जब सूर्य नदन हेमिस्फीयर में उत्तरी गोलार्ध में आता है तो 21 जून को इस पे सनलाइट डायरेक्ट आती है। और इस दिन सबसे लंबा दिन होता है जिसको नाम देते हैं अपन कर्क संक्रांति। तो एक कर्क संक्रांति अपने कौन से सीजन में आती है, विंटर या समर सीजन में? तो इस समय समर सीजन या ग्रीष्म ऋतु होती है, इस कारण इसको नाम दिया जाता है समर, और संक्रांति को सोलस्टिस। इसका मीनिंग है समर सोलस्टिस या कर्क संक्रांति का मीनिंग है सूर्य का उत्तरी गोलार्ध में सीधा होना। और सूर्य अगर उत्तरी गोलार्ध में सीधा तो हमारे यहाँ डे लाइट, सूर्य की रोशनी ज्यादा रहेगी इस दिन। तो इस दिन डे लाइट का मीनिंग है सूर्य का प्रकाश। इस दिन 13 आवर्स एंड 27 मिनट्स तक प्रेजेंट होता है।
लगभग 13 घंटे और 27 मिनट तक। इसका मीनिंग नाइट का टाइम पीरियड कम बचा है। पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं, लगभग 13.5 घंटे रोशनी है, तो लगभग 10.5 घंटे की रात है। तो इसका मीनिंग ये उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन है, लॉन्गेस्ट डे। लॉन्गेस्ट डे का मीनिंग ये नहीं है कि 24 घंटे से भी बड़ा दिन है, घंटा तो वही है 24 आवर्स, लेकिन जो डे लाइट, सूर्य की रोशनी जो है वो कितनी देर प्रेजेंट है, इसका मीनिंग है ये दिन सबसे बड़ा है और ये रात सबसे छोटी है। तो सामान्य सी बात है, जब डे लाइट ज्यादा रहेगी तो इसका मीनिंग नाइट कम बचेगी फिर। तो उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 21 जून और उत्तरी गोलार्ध की सबसे छोटी रात 21 जून। जो दिन बड़ा है, सामान्य सी बात है, वो रात फिर छोटी होगी। ये डायग्राम बनाइए। तो 23.5 लेंथ इन राजस्थान 26 किलोमीटर। इसमें नियरेस्ट सिटी है कुशलगढ़। नियरेस्ट सिटी कुशलगढ़। तो इसमें लोकेशन या स्थान तो बहुत सारे आते हैं। सिटी अपन किसको बोलेंगे? सिटी या शहर किसे कहा जाता है? राजस्थान में सिटी, कितने सिटी हैं वर्तमान में? देखो, जब मैंने ज्योग्राफी में पहली बार सिटी की डेफिनेशन पढ़ी थी तो उस समय मैंने मेरे फ्रेंड से पूछा था कि शहर और गांव में अंतर क्या है। तो इसका मीनिंग सीधी सी बात है, आप सिटी किसे कहा जाता है उन नॉर्म्स को पढ़ लो, और वो नॉर्म्स पूरे नहीं हो पा रहे तो इसका मीनिंग वो एरिया कौन सा है? रूरल एरिया। तो उसने कहा कि तू बैठ, मैं बताता हूं तेरे को डेफिनेशन क्या होगी ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की। मैंने सोचा इसने मेरे से पहले पढ़ रखा है। तो फिर उसने कहा कि जहां अभाव है वो गांव है और जहां सुविधाएं हैं वो शहर है। तो उसके बाद से उसके ऊपर से मेरा विश्वास हमेशा के लिए उठ गया। मेरे को लगा इससे लंबा कोई नहीं फेंक सकता। तो फिर इसमें सिटी का जो क्राइटेरिया होता है वो 1971 की पॉपुलेशन सेंसस में जनगणना में दिया गया था कि किसे हम शहर कह सकते हैं। तो उसमें बताया था कि एक ऐसा ज्योग्राफिकल एरिया जिसमें कम से कम 5,000 पॉपुलेशन हो, 5 से अधिक हो, कम नहीं होनी चाहिए। उसके अंदर पॉपुलेशन डेंसिटी, जनघनत्व जो है, लोगों की जो बसावट है, वो 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी पर वर्ग किलोमीटर एरिया में कितने लोग? 400 या उससे अधिक होने चाहिए। तो उस एरिया का डेंसिटी इतना हो, और उस एरिया में काम करने वाले जो लोग हैं वो नॉन एग्रीकल्चर वर्कर होने चाहिए। एग्रीकल्चर वर्कर नहीं हो, खेती में काम नहीं करते हो। खेती में काम करते होंगे तो गांव होगा फिर। और नॉन एग्रीकल्चर वर्कर होने चाहिए कितने? उस एरिया में जितने भी लोग हैं उसमें लगभग 75% और मोर देन 75% या उससे अधिक लोग हैं वो नॉन एग्रीकल्चर वर्कर, यानी या तो सर्विस सेक्टर में हो, टर्शरी सेक्टर में, या सेकेंडरी सेक्टर में हो, इंडस्ट्रीज में, प्राइमरी सेक्टर या खेती में नहीं लगे हो। तो नॉन एग्रीकल्चर वर्कर 75% या उससे ज्यादा होने चाहिए। और उस एरिया में कोई भी एक ऐसा बोर्ड होना चाहिए जिसको अपन अपने सिविक बॉडीज में काउंट करते हैं। सिविक बॉडीज का मीनिंग है नगर निकाय, नगरीय निकाय। जैसे आप शहरी क्षेत्रों में रहते हो तो बहुत बड़ा शहर नहीं है तो वहां नगर पालिका होती है, उससे थोड़ा बड़ा होता है नगर परिषद होता है, उससे भी बड़ा होता है तो वहां नगर निगम होता है। जैसे जयपुर में नगर निगम है। तो इसका मीनिंग इन सबको, नगर परिषद, नगर निकाय और नगर निगम, इन सबको मिला के बोला जाता है सिविक बॉडीज, नगरीय निकाय। या उस एरिया में कोई आर्मी कैंट एरिया हो, जैसे दिल्ली के पास में ना दिल्ली कैंट आर्मी का एरिया, तो वो दिल्ली कैंट है, यानी कैंट एरिया तो भी चलेगा। यानी कोई आर्मी की छावनी है, छावनी यानी जहाँ कम एरिया में ज्यादा लोग रह रहे हैं, तो भी हम उसको सिटी कह सकते हैं। तो सिटी के लिए कम से कम ये क्राइटेरिया होना चाहिए। एक तो पॉपुलेशन का क्राइटेरिया 5,000 या उससे अधिक लोग, उसमें डेंसिटी 400 पर वर्ग किलोमीटर एंड मोर देन, और नॉन एग्रीकल्चर वर्कर यानी जो खेती से नहीं जुड़े हुए हों। तो नॉन एग्रीकल्चर वर्कर यानी गैर कृषि कार्य में संलग्न 75% या उससे अधिक।
और कोई एक ऐसा बोर्ड जो शहरी क्षेत्रों में होता है, सिविक बॉडीज के रूप में होता है, नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद, इनमें से कोई भी एक बॉडी, या आर्मी कैंट एरिया, तो उसको हम क्या मान सकते हैं, सिटी। तो इस क्राइटेरिया को राजस्थान में 2011 में फुलफिल करने वाली जो लोकेशन या स्थान थे वो थे 297, उनमें से एक कुशलगढ़ भी है। तो इसका मीनिंग कुशलगढ़ को सिटी कहने के पीछे वो इन क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। हालांकि यहाँ लिखने नहीं है, लेकिन अपने को समझ में आने चाहिए किसी को सिटी बोला गया तो क्यों बोला गया है, और रूरल एरिया या ग्रामीण क्षेत्र बोला गया तो क्यों बोला गया है। तो इन क्राइटेरिया को जो फुलफिल नहीं करेगा वो रूरल एरिया होगा, और ये जो कंप्लीट करता होगा उसको सिटी बोला जाएगा। अब ये डायग्राम, इसमें ये व्हाइट वाली जो बाउंड्री है राजस्थान है, और ये जो डैश डैश करके ये जो नीचे वाली बाउंड्री है किसकी है, बांसवाड़ा। जो डॉट डॉट से इंडिकेट किया वो नीचे वाला बांसवाड़ा, और जिस डिस्ट्रिक्ट का एक आंशिक हिस्सा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन काट रही है वो है डूंगरपुर, जो कि अपन ने उस साइड में, राइट साइड में, मेरे राइट और आपके लेफ्ट की ओर बना हुआ है। तो राजस्थान में कर्क रेखा कितने जिलों से गुजरती है, 2 जिलों से। किसके मिड से गुजरती है, बांसवाड़ा। राजस्थान में टोटल लेंथ कितनी है इसकी, 26 किलोमीटर। और किस दिन इस पे सूर्य सीधा होता है, 21 जून, 21 जून। उस दिन को हम बोलेंगे समर सोलस्टिस, कर्क संक्रांति, जिस दिन डे लाइट यानी सूर्य की रोशनी 13 घंटे और 27 मिनट, 13 आवर्स एंड 27 मिनट्स। तो 13H जो लिखा हुआ है इसका मीनिंग है 13 आवर्स यानी 13 घंटे और 27 मिनट्स, जो लास्ट में इधर लिखा हुआ है। और ये 0 डिग्री अपन इसलिए बना रहे हैं बार बार ताकि आपसे गलती नहीं हो। आप यहाँ नदन लेटीट्यूड लिखें, राजस्थान देख के गलती से दक्षिणी अक्षांश नहीं लिख लें। बांसवाड़ा में जिस पॉइंट को इंडिकेट किया है, नियरेस्ट सिटी, निकटतम शहर कुशलगढ़। कुशलगढ़ के ब्रैकेट में आके लिख सकते हो बांसवाड़ा। जो ये नियरेस्ट सिटी है, इसका निकटतम शहर है, और राजस्थान के किस जिले का पार्ट है, बांसवाड़ा। कर्क संक्रांति डेफिनेशन लिखवाएंगे अभी। जब सूर्य 21 जून को कर्क रेखा पे सीधा होता है तो उसको क्या कहा जाता है, कर्क संक्रांति। इस दिन दिन हमारी सबसे बड़ा होता है और रात सबसे छोटी होती है। तो कर्क रेखा का मीनिंग यही होता है, द लॉन्गेस्ट डे एंड स्मॉलेस्ट नाइट ऑफ नदर्न हेमिस्फीयर और राजस्थान, क्योंकि हम राजस्थान के अकॉर्डिंग भी तो बात कर रहे हैं ना। तो उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात अपने आप में क्या कहलाती है, कर्क संक्रांति, जिस दिन डे लाइट या सूर्य की रोशनी लगभग 13.5 घंटे होती है, 13 आवर्स एंड 27 मिनट्स, 13 घंटे और 27 मिनट। तो ये डायग्राम बनाने के बाद इसमें एक कॉन्सेप्ट ये आ रहा है, कर्क संक्रांति। या RS मेंस 2013 में भी पूछा था कर्क संक्रांति का मीनिंग। हालांकि कईयों को समझ में नहीं आया कि कर्क संक्रांति क्या होती है, तो कईयों ने तो इसको काट के अपने अकॉर्डिंग सेट किया कि RPC से गलती हो गई लगती है।
मकर संक्रांति। पहले तो ये लिखा, फिर डेफिनेशन लिखना स्टार्ट किया कि भारतीय महोत्सव या त्योहारों में 14 जनवरी को हर्षोल्लास से मनाया जाने वाला त्योहार, जिस दिन पतंग उड़ाए जाते हैं, वो हमारा वो काटा के नारे के साथ और दान पुण्य का कार्य किया जाता है, इसे मकर संक्रांति और आरपीसी कभी कभी इसको करक संक्रांति भी कहती है। तो मकर संक्रांति उस दिन होती है जब सूर्य मकर रेखा पर होता है, और मकर रेखा पे यानी 23.5 डिग्री पे सूर्य कब होगा? 23.5 डिग्री पे सूर्य कब होगा? इसके 6 महीने बाद होगा, 22 दिसंबर। 22 दिसंबर वाली स्थिति को हम क्या बोलेंगे? तो मकर संक्रांति कब आती है? मकर संक्रांति विंटर सोलस्टिस कब आती है? 22 दिसंबर को। दूसरा क्वेश्चन, मकर संक्रांति फेस्टिवल या त्योहार कब आता है? 14 जनवरी को। जब तक फेस्टिवल नहीं पूछा जाए त्योहार, तब तक 14 जनवरी आंसर नहीं करना है। और वो भी कई बार तिथियों के अकॉर्डिंग, क्या तिथि कई बार दोपहर के बाद लगती है, तो नेक्स्ट डे मनाई जाती है। जैसे इस साल 2023 में भी मकर संक्रांति 15 जनवरी को। हालांकि अपने दिमाग में वो 14 जनवरी सेट रहते हैं, तो अपन पतंग 14 को ही निपटा लेते हैं। फिर बाद में कई बार कहते हैं ना, इस बार तो 2 दिन उड़ेंगे, तो पहले दिन ही शाम के 8 बजे तक गला फाड़ रहे होते हैं, अगले दिन कोई नहीं उड़ाता। फिर तो इसमें एक तो एक कॉन्सेप्ट आए हैं, यानी इस डायग्राम के जस्ट नीचे यहाँ 21 जून ये लिखे, इससे रिलेवेंट है। यह है उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध यानी अपन इसको राजस्थान भी लिख सकते हैं कि राजस्थान का या उत्तरी गोलार्ध का। तो यह उत्तरी गोलार्ध या राजस्थान का सबसे बड़ा दिन एवं छोटी रात, जिसे करक संक्रांति कहा जाता है। इसमें लिखे, इट्स द लॉन्गेस्ट डे एंड स्मॉलेस्ट नाइट ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और राजस्थान। इट्स द लॉन्गेस्ट डे एंड स्मॉलेस्ट नाइट। दिन अगर बड़ा है तो रात क्या होगी? छोटी। तो द लॉन्गेस्ट डे एंड स्मॉलेस्ट नाइट ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और राजस्थान, यानी क्योंकि राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में ही है, तो हम कह सकते हैं राजस्थान के लिए बड़ा दिन भी यही है, जो उत्तरी गोलार्ध का बड़ा दिन। भारत का बड़ा दिन भी अपने आप में यही होगा। तो द लॉन्गेस्ट डे एंड स्मॉलेस्ट नाइट ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और राजस्थान इज नोन एज समर सोलस्टिस। यह उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन एवं सबसे छोटी रात है, जिसे करक संक्रांति कहा जाता है। - 2015 से यूएन के द्वारा, यूएन ने 2014 के अंदर लास्ट में इनका सम्मेलन या जो मीटिंग हुई, उसके अंदर अक्टूबर नवंबर के आसपास इन्होंने तय किया कि जो 21 जून है, ये भारत ने अपनी तरफ से प्रपोजल या प्रस्ताव भेजा था कि इसको इंटरनेशनल योगा डे यानी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में इसको मान्यता दी जाए। तो इसके ऊपर फाइनली जो ठप्पा है 2014 के लास्ट में लगा था। इसका मीनिंग उस साल का जून तो निकल गया था, तो इसका मीनिंग जो अपकमिंग जून, आने वाला जो जून था 2015 का था। तो इसको इंटरनेशनल योगा डे के रूप में कब से सेलिब्रेट किया जाता है? 2015 से इसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसी के अंदर जो स्टेटमेंट लिखा है उसी में एक लाइन और लिखे, 2015 से इसे यानी 21 जून 2015 से इसे अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में मनाया जाता है। दैट डे is celebrated as International Yoga Day since 2015.
That day is celebrated as International Yoga Day since 2015. 2015 से इसे यानी 21 जून इसे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसको अंडरलाइन कर देना, अपोस्ट्रोफ कर देना, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। तो ये जो 2 लाइनें अपने लिखी हैं यहाँ पे, ये किसको लेके लिखी हैं? 21 जून को। तो आजकल जो अपने योग दिवस होता है उसकी हर साल अपनी नई थीम होती है। आजकल जो इम्पोर्टेंट डे हैं, ये लगभग कंपटीशन एग्जाम में सभी स्टूडेंट लगभग 8-10 इम्पोर्टेंट जो डे हैं ज्योग्राफी के अंदर, वो सब रट के जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, आजकल दिवस पूछते ही नहीं है, थीम पूछते हैं। भाई दिवस तो जैसे 21 जून है तो ये तो फिक्स हो गया, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यही रहेगा। अब ये थोड़ी ना 3 साल बाद हम चेंज करेंगे, 3 साल बाद भी यही रहेगा। जैसे पर्यावरण दिवस कब आता है? एनवायरमेंट डे 5 जून को आता है, तो हर साल 5 जून ही रहना है। तो आजकल एग्जामिनर चालाक हो गए, उनको पता है ये तो रट रखा है इन्होंने। इनसे ये पूछो 2023 की थीम क्या थी, क्योंकि ये हर साल अपडेट होगी। तो आजकल इनकी थीम में से क्वेश्चन आते हैं। तो जिस साल आप एग्जाम दो, मीनिंग है कि कईयों की एज अभी 18 साल, कईयों की 17 साल, तो जैसे ही जिस साल का आप एग्जाम दो उसको अपडेट करना है। जैसे अभी तो अपन लिखेंगे 2023 की थीम, आप फिर 26 में दो तो 26 की थीम एक बार गूगल सर्च करके देख लेना क्या रखी हुई है। 28 में दो तो 28 की थीम देखना है। तो ये जो अभी लिखा ना अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता, तो इसमें थीम 2023 वो क्या रखी गई थी। जैसे इनको थीम को थोड़ा सा हाईलाइट, थीम तो पहले भी रखी जाती थी, लेकिन कोरोना वाले टाइम पीरियड के बाद 2020 में कोरोना आया था, 2021 से थीम को थोड़ा हाईलाइट करने लग गए इसमें, क्योंकि अपने को पता है कि योग का बहुत ज्यादा महत्व होता है। 2021 में इन्होंने रखा, सारी आपको याद नहीं करनी है, योगा फॉर वेलनेस, यानी स्वस्थ रहने के लिए, स्वास्थ्य के लिए योगा जरूरी है, योगा फॉर वेलनेस। फिर इन्होंने हमें 2022 में फिर बताया कि योगा फॉर ह्यूमैनिटी, कि योगा है वो मानवता के लिए है। और फिर हमें 2023 में इन्होंने बताया कि योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम, कि वसुधैव कुटुंबकम का मीनिंग है कि संपूर्ण पृथ्वी एक परिवार है और ये उस परिवार के लिए योगा है। उससे पिछली बार बताया था कि ये योगा है मानवता के लिए, उससे पहले बताया था कि योगा है स्वास्थ्य या स्वस्थ रहने के लिए, कि योगा फॉर वेलनेस। तो इसमें कईयों को लगता है कि मैं इस लाइन को रट के चला जाऊं ये हर साल, तो ये तो हर साल आ रही है, इसको तो याद करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो योगा किस किस के लिए है, ये थीम बार बार अलग अलग चेंज की जा रही है कि योगा फॉर वेलनेस, स्वास्थ्य के लिए योगा जरूरी है, मानवता के लिए योगा जरूरी है, या फिर पृथ्वी, ये संपूर्ण पृथ्वी एक परिवार है और इस पूरे परिवार के लिए अपने योगा जरूरी है। तो इस बार की थीम थी योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम। ये इसमें लिख दीजिएगा। और यहां से ये तो 2023 की थीम रखी है, उसी के जस्ट नीचे ये लिख देना अपडेट, यानी जिस साल आप एग्जाम दे रहे हो उस साल इसको अपडेट करना है, क्वेश्चन मार्क लगा देना इसमें। कौन सा? ये नहीं लिखने आपको, सिर्फ ये लिखना थीम 2023। ऐसे कितने की याद करोगे, हर साल ये याद रखना पॉसिबल नहीं। अभी तो क्या है, सिर्फ इतना सा मैटर है ना, योगा योगा की 2 बातें हैं, तो यूं लग रहा है कि ये और लिख डालने, लिख दिन। लेकिन जिस दिन ये कोपा पूरा भरेगा ना, 3 भरेंगे ऐसे, तब याद होना मुश्किल होगा। फिर छोटी आती है वो कॉपी आती है, बड़ा आता है वो कोपा आता है।
अब गलती से इस अपडेट को ही थी मत मान लेना। योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम, उस साइड में आगे हिंदी में लिखना चाहो योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम। तो ये वाले जो अक्षांश से रिलेवेंट कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अपन लिख रहे थे नोट या विशेष में, जिसमें स्टार्टिंग फैक्ट तो आपके समझ में आ गया था 60 डिग्री 9 मिनट। राजस्थान कितने अक्षांश में यानी कितना गैप चाहिए राजस्थान को बनाने के लिए 60 डिग्री और 9 मिनट। फिर इसके बीच में यानी 23 और 30 के बीच में एक इंपॉर्टेंट लेटीट्यूड था जिसको हमने 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को, जिसको हमने बताया कि एक कर्क रेखा उत्तरी अयनांत या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन, जिसके राजस्थान में लंबाई कितनी है 26 किलोमीटर, कितने जिलों से गुजरती है 2 डिस्ट्रिक्ट। सूर्य जब इस पे सीधा 21 जून को होता है तो ये उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन और सबसे, जिसे कर्क संक्रांति यानी समर सोलस्टिस कहा जाता है। और 2015 से इसी दिवस को 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे या अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक कई बार क्या होता है कि इसमें बेस ईयर आपको ध्यान रहता है कि 2015 से मनाया जा रहा है, भाई इसको परमिशन या अलाउ तो 2014 के लास्ट में कर दिया था कि नेक्स्ट ईयर से आप सेलिब्रेट कर सकते हो और एक इंटरनेशनल डे के रूप में इसको सेलिब्रेट किया जाएगा। तो कई बार उस बेस ईयर से लेके और करंट ईयर में कौन सा मनाया गया वो एक काउंटिंग पूछ लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी 23 में 2023 में कोई एग्जाम जिसमें पूछ लिया कि इस साल कौन सा योग दिवस मनाया गया, तो इसमें एक तो गड़बड़ ये मत करना कि एग्जाम में सीधे जोड़ के मत देखना, क्योंकि जोड़ने में अपनी आदत क्या होती है जो डिजिट आपके पास है आप उसके आगे वाले ही जोड़ते हो सिर्फ, यानी आप 15 को काउंट नहीं करते, आप 15 के ऊपर वाले जो 8 डिजिट हैं केवल उन्हीं को काउंट करके चलते हो। तो कोई दिवस पिछले 2 4 5 सालों से मनाया जा रहा है 10 सालों से, फिंगर काउंटिंग क्या करो उसकी 15 16 17 18 19 20 21 22 23 5 4 9। तो इसका मीनिंग वो गड़बड़ जो आप करते हो ना 15 प्लस, तो उसमें 15 काउंट नहीं हुआ, आप प्लस वाले ही काउंट करते हो। तो 2023 में कौन सा योग दिवस मनाया गया नवा, ऐसा जरूरी नहीं है 23 का पूछा जाए, हो सकता है वो पूछ लें कि 2024 में कौन सा मनाया जाएगा, वही काउंटिंग करके देख लें। इसका मीनिंग रटना नहीं है, बेस ईयर याद रखो कि कब से मनाया जा रहा है 2015 से। फिर इसमें तीसरा पॉइंट लिखिएगा, अक्षांश रेखाओं को, ये जो अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिख रहे थे ना अपन, एक तो 60 डिग्री 9 मिनट और एक कर्क रेखा, तो कर्क रेखा वाला कंप्लीट हो गया है। अक्षांश रेखाओं को जलवायु रेखाएं कहा जाता है। Latitude lines are known as climate lines. Latitude lines are known as climate lines. तो इनको क्लाइमेट लाइन क्यों बोला जाता है, इसके पीछे कारण है। जलवायु रेखाएं क्यों कहा गया है, इसका मीनिंग ये क्लाइमेट को इंडिकेट करते हैं। जैसे कि आप लोग पृथ्वी के ऊपर देशांतर के बारे में अगर थोड़ा बहुत कभी आपने पढ़ा हो 9th 10th क्लास में, उसमें आता भी है अपने। तो जो लॉन्गिट्यूड लाइंस जो होती हैं, देशांतर रेखाएं जो खड़ी खड़ी लाइनें जो ये होती हैं, ये पूरा सर्किल में कितना डिग्री होता है, एक वृत्त में कितने डिग्री होते हैं, तो ये टोटल उतनी होती हैं 360 होती है, क्योंकि पूरे सर्कल को वृत्त को काटते हुए होते हैं हर एंगल को। तो जिसमें ये सामने वाला आपको 0 डिग्री दिख रहा है, इसके बिल्कुल अपोजिट उधर कौन सा होगा 180। ये सेम वही बात है, जैसे ये है ये पॉइंट, इसका अपोजिट कौन सा होता है इधर 180। स्कूल में चांदा यूज किया है ना, ये जो डी होता है इस डी में ये 0 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है और ये 180, और इसको पूरा यूं घुमा दो तो 360। तो मैं ये बता रहा हूँ कि इसमें ये यहाँ से ये वाला 180 360, तो इसका मीनिंग जब पृथ्वी पूरी 360 घूमती है
तो पूरा एक दिन होता है। 360 डिग्री घूमती है तो एक दिन को हम कह सकते हैं क्या 24 घंटे, 24 घंटे होते हैं। तो इसका मीनिंग 24 घंटे कंप्लीट करने के लिए उसको कितना डिग्री घूमना होता है? तो मीनिंग है कि 24 आवर्स को कवर करने के लिए इसको 360 डिग्री घूमना है। तो एक घंटे में ये कितने डिग्री घूमती होगी? तो 1 आवर्स 360 डिवाइड बाई 24, इसको डिवाइड बाई करोगे तो आएगा 15 डिग्री। एक घंटे में घूमने में इसको, एक घंटे में 15 डिग्री घूमेगी और 24 घंटे में पूरी 360 डिग्री घूम जाएगी। तो इसका मीनिंग है कि 15 डिग्री घूमने के लिए इसको एक घंटा यानी 60 मिनट लगते हैं। तो एक डिग्री घूमने में कितना टाइम लगता होगा? तो मिनट्स में वैल्यू देख लेंगे अपन, 60 डिवाइड बाई 15 यानी 4 मिनट लगते हैं। एक डिग्री के अंदर ये 4 मिनट। इसका मीनिंग है 360 डिग्री घूमने के लिए लगभग 1440 मिनट यानी 24 घंटे। तो इसका मीनिंग हर एक डिग्री देशांतर है। और ये जो वैल्यू है 360 डिग्री, ये किसकी वैल्यू है? लॉन्गिट्यूड। क्योंकि ये पूरी पृथ्वी के ऊपर जो लॉन्गिट्यूड लाइंस हैं ये पूरे सर्कल को काटते हुए, तो सर्कल को काटेंगे तो हर एक डिग्री पे सर्कल कटेगा, तो हर डिग्री पे यानी 360 डिग्री का सर्कल बनेगा। तो 360 डिग्री देशांतर होती है और हर एक डिग्री देशांतर या लॉन्गिट्यूड्स को क्रॉस करने में 4 मिनट लगते हैं। तो इसका मीनिंग जो लॉन्गिट्यूड लाइन होती हैं, जो खड़ी लाइनें होती हैं, उनको कहते हैं टाइम लाइन। और जैसे जैसे टाइम गुजरता है और रात्रि के 12 बजते हैं और 12 बजने के तुरंत बाद अपने डेट भी चेंज होती है। तो इसका मीनिंग जो टाइम लाइन है वो अपने आप में डेट लाइन्स भी होती हैं। तो देशांतर रेखाओं को अपन समय के साथ तिथि रेखाएं भी कहते हैं। तो डेट लाइन और टाइम लाइन का टैग किसको दिया जाता है? देशांतर को। ऐसे अक्षांशों को क्लाइमेट लाइन का दर्जा दिया जाता है। अब उसको क्लाइमेट लाइन क्यों कहा जाता है ये देखिए। जैसे अपने अर्थ या पृथ्वी है, इसमें 0 डिग्री है, तो अपने को पता है कि सूर्य की जो स्थिति होती है वो वहां तक रहती है सीधी जहां तक पृथ्वी का एक्सिस पॉइंट झुका हुआ है, अक्ष झुका हुआ है, 23.5 से 23.5 तक। तो सूर्य लगभग इन करक और मकर रेखा के बीच में रहता है साल भर। तो ये वाला जो एरिया होता है ये होता है ट्रॉपिकल जोन। ट्रॉपिकल जोन यानी उष्ण कटिबंध। 66.5 डिग्री के बाद में सूर्य की रोशनी बहुत कम पहुंच पाती है, इसको कहा जाता है शीत कटिबंध या पोलर जोन। ये ध्रुवीय कटिबंध होते हैं। 66.5 के बाद इधर रोशनी बहुत कम पहुंचती है, तो इधर भी शीत कटिबंध। एक जो शीत और उष्ण के बीच में उसको कहा जाता है शीत प्लस उष्ण यानी शीतोष्ण, टेम्परेट जोन। तो ये टेम्परेट जोन दोनों का मिला जुला है, शीत प्लस उष्ण, शीतोष्ण। तो इसका मीनिंग अक्षांशों की स्थिति को देख के यानी लगभग 0 से लेके अधिकतम या 30 तक मान लो, ये वाले 30 तक लगभग ट्रॉपिकल के इफेक्ट, ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल में रहते हैं। फिर लगभग 30 से और 60 के आसपास तक टेम्परेट जोन रहता है। फिर 60 से लगभग 90 तक अपने पोलर टाइप। अब इस साइड में थोड़ा सा दूर है उससे, तब सब पोलर बोल दिया जाएगा। प्रॉपर ध्रुवों के पास में है तो पोलर जोन यानी उप ध्रुवीय और ध्रुवीय। जैसे इक्वेटर लाइन के नजदीक हो तो टेम्परेचर ज्यादा रहेगा, ट्रॉपिकल उसके थोड़े पास में हो तो सब ट्रॉपिकल। तो आजकल क्या इसके सब डिवीजन भी बना दिए हैं। पहले जो मेन जोन था सिर्फ उसी का नाम लेते थे कि ये उष्ण है, तो आजकल तो उष्ण के पास वाला उपोष्ण। अब ये टेम्परेट है तो टेम्परेट का इधर वाला हिस्सा है, इसको कहा जाता है ट्रॉपिकल टेम्परेट यानी उष्ण शीतोष्ण, उष्ण के नजदीक। और ऊपर वाला है उसको कहा जाता है शीत शीतोष्ण यानी पोलर टेम्परेट जोन। पोलर टेम्परेट यानी जो पोलर की तरफ है, और जो भूमध्य रेखा की तरफ है उसको ट्रॉपिकल टेम्परेट यानी उष्ण शीतोष्ण। तो आजकल ऐसे इनके सब डिवीजन भी बना दिए। बाकी ये 5 जोन है जिसमें 2 पोलर जोन है, 2 टेम्परेट जोन है, और ये एक साथ ही फैला हुआ है ट्रॉपिकल। अब देखने में तो ये अपने को 2 लग रहे हैं, एक ही लग रहा है शीत और शीत, लेकिन ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो इनकी काउंटिंग 2 ली जाएगी। टेम्परेट की काउंटिंग 2, ट्रॉपिकल एक साथ ही फैला हुआ है तो ये एक ही काउंट होगा। तो ये लगभग अब से 2200 साल पहले अपने को जिन्होंने ज्योग्राफी सब्जेक्ट को नाम दिया था, भूगोल को, इरेटोस्थनीज, तो ये इरेटोस्थनीज के द्वारा ये 5 जोन बताए थे जिनको हम आज भी मानते हैं। मेन जोन 5 ही माने जाते हैं, आजकल इनके सब डिवीजन पार्ट और बना लिए। अब जैसे मैं ये कहूं आपको 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश या 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे जलवायु कैसी है,
तो आप समझ जाओगे, आप कहोगे ट्रॉपिकल टाइप क्लाइमेट है। मैं ये कहूं कि 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर नदन लेटीट्यूड पर या इस साइड में 75 डिग्री सदर्न लेटीट्यूड पर जलवायु कैसी है, तो आप कहोगे पोलर टाइप या कोल्ड टाइप क्लाइमेट है, ठंडी जलवायु या ध्रुवीय जलवायु है। और मैं यहाँ पे कहूँ कि 45 या 50 डिग्री अक्षांश पे जलवायु कैसी है, तो आप कहोगे टेम्परेट या शीतोष्ण कटिबंधीय है। तो इसका मीनिंग जैसे ही मैं आपको अक्षांश की वैल्यू बताता हूं तो आप लगभग क्लाइमेट को बता दोगे किस प्रकार का जलवायु है। लेकिन अगर मैं देशांतर की वैल्यू बताऊं तो आप नहीं बता पाओगे, क्योंकि लॉन्गिट्यूड वो होती है जो नदन से सदन तक कंटिन्यूस चलती है। देशांतर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव वाली सीधी रेखाओं को देशांतर कहते हैं इनको। तो देशांतर कभी क्लाइमेट को बता ही नहीं सकती। जैसे ये वाली जो सीधी लाइन है ये 0 डिग्री या ग्रीनविच, अब ये जो ग्रीनविच है ये ध्रुवों पर है तब टेम्परेचर पोलर टाइप, ये 0 डिग्री थोड़ा आ गया है तो टेम्परेट, यही 0 डिग्री जब 0 डिग्री भूमध्य रेखा के ऊपर आई तो ट्रॉपिकल। तो इसका मीनिंग हर देशांतर के ऊपर कई जलवायु होती है। तो इसका मीनिंग किसी भी देशांतर की वैल्यू मैं बोलूंगा तो आप बता ही नहीं पाओगे जलवायु कैसी है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ग्रीनविच की जलवायु कैसी है, डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि ग्रीनविच यानी ये वाली जो लॉन्गिट्यूड जब ये ऊपर है तब तो पोलर टाइप क्लाइमेट शीत, बीच में है तो टेम्परेट शीतोष्ण, भूमध्य रेखा पर आ जाती है तो ट्रॉपिकल। तो इसका मीनिंग देशांतर रेखाओं को कभी भी अपन क्लाइमेट लाइन नहीं बोलेंगे। आगे एक चैप्टर आएगा आपके जलवायु, तो उस जलवायु में क्लाइमेट को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बताया जाता है, यानी ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो क्लाइमेट के ऊपर इफेक्ट या उसको इम्पेक्ट करते हैं। तो उसमें अक्षांश रेखाओं को लिखा जाता है कि अक्षांशीय स्थिति, देशांतरीय स्थिति कभी भी जलवायु को प्रभावित नहीं करती, वो सिर्फ टाइम और डेट को प्रभावित करती है। तो लॉन्गिट्यूड लाइंस आर नोन एज टाइम एंड डेट लाइन एंड लेटीट्यूड लाइंस इज नोन एज क्लाइमेट लाइंस। अक्षांश रेखाओं को जलवायु रेखाएं कहा जाता है। जैसे भारत की जलवायु आपको कैसी लगती है, तो इंडियन ज्योग्राफी में एक लाइन आएगी ट्रॉपिकल एंड मानसूनी क्लाइमेट, उष्ण और मानसूनी जलवायु। तो आप लिखते हो उष्ण कटिबंधीय जलवायु, ये शब्द यूज करते हो उष्ण कटिबंधीय। आपसे पूछा जाए साइबेरिया की जलवायु कैसी है, तो आप बताते हो शीत कटिबंधीय जलवायु। तो ये जो एक टर्म्स अपन यूज करते हैं जलवायु के साथ कटिबंध, ये कटिबंध या जो जोन होता है वो होता है लेटीट्यूड्स के बीच का गैप, अक्षांशों के बीच के गैप या अंतराल को क्या कहा जाता है, जोन या कटिबंध। सिर्फ जोन, इब्राहिम नहीं। तो इसका मीनिंग है जो लेटीट्यूड लाइंस हैं, अक्षांश रेखाएं, उनके बीच के इस गैप को या अंतराल को कटिबंध या जोन कहा जाता है। तभी हम किसी भी जलवायु को अपन बताते हैं तो ये शब्द अपने आप ही निकलता है कि भारत की जलवायु कैसे, हम कहते हैं उष्ण कटिबंधीय जलवायु। गोबी का मरुस्थल यानी जो चाइना और मंगोलिया के पास है उसके जलवायु कैसी है, शीतोष्ण कटिबंधीय टेम्परेट जोनल क्लाइमेट। साइबेरिया की जलवायु कैसी है, ध्रुवों की जलवायु कैसी है, तो पोलर जोनल या जो अपना विंटर जोनल क्लाइमेट यानी शीत कटिबंधीय जलवायु। तो ये कटिबंध होता है अक्षांशों के बीच का गैप। तो ये समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं समझ में आया रट लेना। सामान्य सी बात है, 2-3 बार पढ़ोगे, 4-5 बार पढ़ोगे, अपने आप रटा जाएगा। समझ में आने वाला है कि जो लेटीट्यूड लाइंस हैं उनके ऊपर अपन लेटीट्यूड लाइंस के वैल्यू को देख के हम क्लाइमेट को डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन लॉन्गिट्यूड की वैल्यू को देख के, देशांतर की वैल्यू को देख के क्लाइमेट को डिसाइड, लेकिन उसको देख के हम टाइम और डेट को डिसाइड कर सकते हैं। तो इसी के साथ आपका स्थिति वाला एक पार्ट कंप्लीट हो गया। राजस्थान की लोकेशन के लिए इस साइड में जो एक पार्ट लिखा हुआ था ना आपका अक्षांश, ये वाला पार्ट, अब इसमें एक पार्ट और लिखा हुआ है देशांतर। तो हेडिंग डालिएगा राजस्थान की देशांतरीय स्थिति। इस बार लॉन्गिट्यूड्स को कवर करेंगे, देशांतरीय स्थिति। तो इसमें भी लगभग डिजिट या फैक्ट वैसे यूज होंगे जैसे अक्षांशों में हो रहे थे, लेकिन वहां बात अक्षांश पे कर रहे थे, इसमें बात किस पे होगी, देशांतर। अब इसमें जो देशांतर होगा उसकी भी अपनी एक लोकेशन होगी, कोई ना कोई स्थान होगा।
और उस स्थान का अपना इसमें भी कोई ना कोई जिला होगा और यहाँ पे भी कोई ना कोई डिस्टेंस होगी। यानी इस आगे वाले पॉइंट से हम उन्हीं पे बात करेंगे अपन, स्थान पे, जिले पे, दूरी पे, लेकिन यहाँ अक्षांश की जगह क्या होगा? देशांतर। यहाँ लॉन्गिट्यूड की बात होगी, इसमें कौन सा प्लेस या स्थान रहेगा, वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में रहेगा, उसमें डिस्टेंस कितनी होगी। मीनिंग ये है कि इस बार अपन इन पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे, जिसमें एक राजस्थान के पश्चिम में है, एक राजस्थान के पूर्व में। राजस्थान के अकॉर्डिंग ईस्ट और वेस्ट है। इससे पहले अपन ने जो बात की थी वो बात की थी 0 डिग्री अक्षांश के अकॉर्डिंग। इस बार बेस ये नहीं है, इस बार बेस ये है 0 डिग्री, जिसको हम बोलते हैं जीएमटी लाइन। ग्रीनविच मीन टाइम। शॉर्ट में अपन डायरेक्ट ग्रीनविच भी बोलते हैं इसको, ग्रीनविच मध्याह्न रेखा। यहां से आप 0 डिग्री के इस साइड में चलोगे तो इसका मीनिंग आप कौन से डायरेक्शन में चल रहे हो? ईस्ट की ओर। तो जितने भी लॉन्गिट्यूड वैल्यू आएंगे उनके आगे ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, पूर्वी देशांतर लिखा जाएगा। तो यहां तक, इंडिया तक पहुंचते पहुंचते, क्योंकि इंडिया में राजस्थान से भी मोस्ट वेस्टर्न पार्ट गुजरात का होता है, यानी राजस्थान से भी ज्यादा पश्चिम में गुजरात है। तो इंडिया में सबसे पहले गुजरात की स्थिति स्टार्ट होती है, और यहाँ से लेके इंडिया का ईस्टर्न पार्ट, अरुणाचल प्रदेश वाला मोस्ट ईस्टर्न पार्ट होता है भारत में। तो ये वाली स्थिति है भारत में 6, 7 और बीच में 8, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। यहाँ से इंडिया स्टार्ट होता है। इसका मीनिंग इसके बाद राजस्थान स्टार्ट होगा। तो पहले गुजरात स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद में कहीं ना कहीं लोकेशन राजस्थान की होगी। तो इस वैल्यू के बाद में राजस्थान को रखना है 68 डिग्री के बाद। तो हम इसके जस्ट नेक्स्ट डिजिट पे ही हैं, 69 पे, 69 डिग्री और 30 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। और ये जैसलमेर में एक जगह है, यहाँ पर देखो। वैसे तो ये जो जगह है जैसलमेर में, लोकल में पश्चिमी गांव है जैसलमेर का, करड़ा। कौन सा है? करड़ा लोकेशन है। अब इन्होंने करड़ा को, किसी ने ज्योग्राफी में लिखा और उसने क्या लिख दिया इसको? कटरा। तो ये हमेशा के लिए अब कटरा ही रह गया। कटरा जम्मू कश्मीर में आता है, पश्चिमी राजस्थान में करड़ा आता है। जो जैसलमेर का है, आप में से उसको ध्यान होगा, जैसलमेर के कोई कैंडिडेट है? जगह कौन सी है पश्चिम में? नाम सुना है? करड़ा। बस जाते हैं वहां, पोखरण करड़ा। भाई देखो, बहुत सारी ज्योग्राफी है, वो मैंने आप लोगों से सीखी है। तो मैंने ज्योग्राफी वही पढ़ी है जो किताबों में है, लेकिन आप में से ऐसे कई कई कैंडिडेट है जो प्रॉपर उस जगह से होते हैं, जो मैं कई बार लिखवाता हूँ। तो उनको ये सही नॉलेज है, उसको बाद में फिर मैं चेक करता हूँ कि जिसने आज कल क्लास में ये बात की उसने क्या सही की थी क्या। तो वास्तव में स्थान तो करड़ा ही है, लेकिन अपने को एग्जाम में नॉलेज नहीं बिखेरना है। भाई उनके पास ऑथेंटिक बुक्स में क्या लिखा हुआ है? कटरा लिखा हुआ है, तो अपने को कटरा ही लिखना है। एग्जाम में कटरा आता है, एग्जाम पेपर में ऑथेंटिक बुक्स में यही लिखा हुआ है, तो अपने को शब्द यही यूज करने हैं, कटरा। यहां से कंटिन्यूस अपन आगे की ओर चलते हैं तो 70, 69.5, यानी बाद में 70, 71, 72, 73, इस तरीके से कंटिन्यूस 78 डिग्री और 17 मिनट तक, यहां तक राजस्थान प्रेजेंट रहेगा। दोनों में डायरेक्शन वही है, पूर्वी देशांतर से पूर्वी देशांतर, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड से ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। यहां धौलपुर में जो जगह है वो आता है सिलावट विलेज। उस सिलावट को भी इन्होंने सिलाना लिख रखा है, तो अपने को यहाँ सिलाना याद रखना है। और ना कर दो चाहे ना कर दो, दोनों ही ठीक है, क्योंकि इंग्लिश वाला शब्द है उसको लिया जाता है, तो उसमें नए और नए का मीनिंग एक ही है। और ये डिस्ट्रिक्ट कौन सा पड़ेगा? धौलपुर। अब दो लॉन्गिट्यूड वैल्यू आपके पास है, देशांतर। अब इन देशांतरों के बीच में ये जो होगी वो डिस्टेंस है,
वो अक्षांश नहीं है। जैसे मैं ये कहूं कि दो लॉन्गिट्यूड्स हैं, इनके बीच की दूरी, तो ये मैंने कोई अक्षांश नहीं बताया, डिस्टेंस बता रहा हूं, ये 869। अभी जो अक्षांश वाली बताई थी उससे थोड़ी सी ज्यादा है। तो लॉन्गिट्यूडनल गैप और डिस्टेंस इज मोर देन लेटिट्यूडनल डिस्टेंस। देशांतरीय जो विस्तार है वो अक्षांशीय विस्तार से ज्यादा है। तो ये आपको पता होना चाहिए, 826 से 869 ज्यादा होता है। ये डायग्राम, ये डायग्राम बनाने के बाद में इन डेटाज को इसमें रखेंगे अपन। इसमें चाहिए 0 डिग्री, नीचे वाला मत बनाना, क्योंकि ये जब लेटीट्यूड इंडिकेट करते हैं तब बनाते हैं, क्योंकि लेटीट्यूड्स का बेस क्या होता है, 0 डिग्री भूमध्य रेखा, 0 डिग्री अक्षांश, और लॉन्गिट्यूड्स का बेस होता है ये ग्रीनविच, ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीनविच मध्याह्न रेखा, या सीधा ग्रीनविच लिख दो। हाँ जी, डायग्राम बना लिया। तो इसमें जिन पॉइंट्स को आपने यहाँ इंडिकेट किया है, ये राजस्थान के मोस्ट वेस्टर्न पॉइंट्स को इंडिकेट कर रहा है, राजस्थान के सुदूर पश्चिमी भागों को इंडिकेट कर रहा है। तो राजस्थान का मोस्ट वेस्टर्न पॉइंट कितने डिग्री पर है, 69.5 ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड पर। कौन से गांव में है, कटरा। कौन से डिस्ट्रिक्ट में, जैसलमेर। इसका मीनिंग राजस्थान का पश्चिमी जिला जैसलमेर, पश्चिमी स्थान कटरा, पश्चिमी देशांतर। तो इसका मीनिंग बात जब पश्चिम पे हो रही है, इसका मीनिंग देशांतर ही आएगा वहां। जब पूर्व पे होगी तो भी देशांतर, लेकिन जब नॉर्थ या साउथ पे बात होगी तो वहां वहां लेटीट्यूड्स आएंगे, वहां अक्षांश आएंगे। तो पश्चिम और पूर्व दिशा किसकी होती है, लॉन्गिट्यूड्स की, और उत्तर और दक्षिण लेटीट्यूड्स की। तो पूर्व और पश्चिम को लेटीट्यूड क्यों नहीं बता सकता, क्योंकि दोनों पे सेम ही होगा। इसको अक्षांश इसलिए नहीं बता पाएगा क्योंकि अक्षांश जो पश्चिम से निकलेगा वही पूर्व से निकल जाएगा। तो इसका मीनिंग स्थिति बताने के लिए यहाँ एक अलग वैल्यू होनी चाहिए और एक यहाँ एक अलग। तो ये वो अलग तभी होगी जब ये लॉन्गिट्यूड लाइन होंगी। और साउथ और नॉर्थ को ये लेटिवी रेखा क्यों बताती है, क्योंकि लॉन्गिट्यूड दोनों तरफ सेम ही होगा, तो बता ही नहीं पाएगा। तो यहाँ पे दोनों वैल्यू तब अलग होंगे जब लेटीट्यूड्स होगी तब। तो नॉर्थ और साउथ लेटीट्यूड्स के लिए होता है और ईस्ट और वेस्ट लॉन्गिट्यूड्स के लिए होता है। तो देशांतरीय स्थिति राजस्थान में 69 डिग्री और 30 मिनट, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड टू 69.5 डिग्री से
78 डिग्री और 17 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। $69.5। ये लोकेशन कौन सी है? कटरा। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? जैसलमेर। और जैसलमेर राजस्थान के कौन से भाग में है? पश्चिम। ये कटरा, जैसलमेर पश्चिम, यहां से लेकर और इसके अपोजिट 78 डिग्री 17 मिनट यानी सिलाना। सिलाना राजस्थान के कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है? धौलपुर। और धौलपुर राजस्थान की कौन सी डायरेक्शन में? ईस्ट, पूर्व में। और राजस्थान के पूर्व और पश्चिम के बीच की दूरी यानी देशांतरीय दूरी कितनी है? 869 किलोमीटर, जो अक्षांश से दूरी से थोड़ी अधिक है। तो दोनों के डेटा सेम है, लगभग 800 पे ही है, लेकिन वो 26 थे, ये 69। तो जो मेजर या बड़ा डेटा है वो तो लगभग एक जैसा ही 800 वो 826 पे और ये 869 पे। कंप्लीट हो गया। जो तो वही है, डायग्राम वाले रिपीट किए हैं पन्ने वापस। अब आपको ध्यान होगा कि अक्षांशों के अंदर अपन ने जब विशेष पॉइंट या नोट ये पॉइंट्स लिखना स्टार्ट किया था तो वहां एक पॉइंट लिखा था 60 डिग्री 9 मिनट। क्या था वो? ये लेटीट्यूड्स का गैप था कि राजस्थान कितने अक्षांशों में आ जाता है। तो इनके सब की गैप यानी 30 और 23 के बीच में गैप निकाला तो 60 डिग्री। और अगर ऐसा ही गैप यहाँ पे भी निकाले तो उसकी एक वैल्यू आएगी, वो वैल्यू आएगी 8 डिग्री और 47 मिनट। देशांतरों में राजस्थान का विस्तार है। लॉन्गिट्यूडनल गैप ऑफ राजस्थान इज, और आगे डेस करके लिख दो, 8 डिग्री 47 मिनट। लॉन्गिट्यूडनल गैप ऑफ राजस्थान और आगे डेस करके 8 डिग्री 47 मिनट। यानी राजस्थान को बनाने के लिए कितने देशांतरों का गैप जरूरी है? 8 डिग्री और 47 मिनट। लॉन्गिट्यूडनल गैप ऑफ राजस्थान, longitudinal gap of Rajasthan is 8 डिग्री 47 मिनट। 8 डिग्री 47 मिनट देशांतरों में राजस्थान का विस्तार। देशांतरों में राजस्थान का विस्तार। तो ये इतना प्लस माइनस तो अपने को करना आता है कि राजस्थान के इधर वाली वैल्यू जो आपने याद कर रखी है 69.5 डिग्री 69 डिग्री और 23 मिनट पूर्वी देशांतर, और इधर आपने याद किया है 78 डिग्री और 17 मिनट पूर्वी देशांतर। तो एक तो तरीका है, देखो बड़ी संख्या में से छोटी को घटा लो, वो ठीक नहीं लगे तो इधर से जोड़ के देख लो कि 69.5 है, इसको एक बार के लिए आप यहां 70 डिग्री मान लो। तो 69.5 और 70 डिग्री के बीच में कितना गैप हमने छोड़ दिया? 30 मिनट का, क्योंकि 69.5 तो था, आधा डिग्री और बचा हुआ था यानी 30 मिनट। इस आधे डिग्री के गैप को हम बाद में जोड़ लेंगे 30 मिनट को। तो आप तो ये देखो 70 से ऊपर कितना है? 8 डिग्री और 17 मिनट, ये 17 ये भी है। तो 70 से 78 यानी 8 डिग्री और 17 मिनट, और इधर का 30 मिनट और जोड़ना है अपने को। तो मिनट को किस में जोड़ोगे? डिग्री में, मिनट में? मिनट में। तो ये हो गया 47 मिनट और ये हो गया 8 डिग्री। तो राजस्थान के पश्चिम से पूर्व के बीच का गैप 8 डिग्री और 47 मिनट। एक तो तरीका ये निकालने का कि सर ऐसे नहीं, हमें तो बड़ी संख्या से छोटी को घटा के बताओ।
उससे इसको घटा के बताओ। 78 डिग्री 17 मिनट, 69 डिग्री और 30 मिनट। ये अपने आप में अलग वैल्यूज हैं, ये अपने आप में अलग वैल्यू हैं। और घटाने के लिए हमेशा ऊपर का डिजिट क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। तो क्या इधर बड़ा है? नहीं है। तो इसको बड़ा बनाने के लिए इधर डिग्री से एक उधार लेंगे। हमें पता है कि 1 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 60 मिनट। तो अगर इस वैल्यू को हम आगे जोड़ दें तब भी तो मीनिंग वही होगा ना भाई। इसको अपन यहां से 1 डिग्री कम कर लें, 77। अब वो डिग्री कम की है, उसकी वैल्यू आगे जोड़ दो, सेम ही है, वैल्यू इसी संख्या के इस पार्ट में आ जाएगी। तो ये 77 डिग्री और 60 इसमें जोड़ोगे तो 77 मिनट। और फिर इसको अगर कन्वर्ट करो तो 60 मिनट तो डिग्री में कन्वर्ट हो जाएंगे, 17 मिनट ऊपर बच जाएंगे। तो ये 77 में से 30 घटाओ, 47 मिनट। 77 में से 69 घटाओ, 8 डिग्री। आना उतना ही है। तो वो तरीका अगर ठीक लग रहा है तो उसे याद कर लो, ये ठीक लग रहा है तो इससे। कोई तरीका ठीक नहीं लग रहा है, रट लो 8 डिग्री 47 मिनट का गैप, क्योंकि एक ही डिजिट है। ये समझ में आ गया? ये गैप निकाला अपने उन दोनों संख्याओं के बीच में। अब ये राउंड फिगर में अगर आपको दिया कि राजस्थान को बनाने के लिए लगभग कितने देशांतरों की आवश्यकता है? 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री, 60 डिग्री। इस बार आंसर क्या आएगा? क्योंकि यहाँ वैल्यू इस बार 30 मिनट से ऊपर चली गई है, तो आगे वाले डिजिट को लेना ठीक रहेगा। जैसे 60 डिग्री और 9 मिनट में 30 से कम रह गया था, इस कारण अपन ने इसको 7 डिग्री रखा था। तो राजस्थान लगभग कितने देशांतरों में? 9 डिग्री। और फिक्स डेटा है तो 8 डिग्री और 47 मिनट। फिर आंसर इसी को ही लेंगे अपन। तो ये जो अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसमें 8 डिग्री और 47 मिनट, ये क्या? ये समझ में आ गया, गैप है लॉन्गिट्यूड्स का। फिर इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है देशांतर और अक्षांश दोनों को मिला के, इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं मिड विलेज, मध्य गांव। तो अगला पॉइंट नंबर 2 में लिखो मध्य गांव। तो ये मिड विलेज क्या कॉन्सेप्ट है ये देखिए, देशांतरों के गैप। उसके बाद में दूसरा पॉइंट है मिड विलेज, मध्य गांव। तो मिड विलेज का कॉन्सेप्ट ये है कि फॉर एग्जांपल ये राजस्थान बना दिया, राजस्थान बना के और आपको कहा कि इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो। तो एक ग्रुप तो आया, उसने एक लैटिट्यूड लाइन खींची कि सर ये 2 भाग, ये उत्तरी और ये दक्षिणी। दूसरा ग्रुप आया कि नहीं ऐसे नहीं, आधा राजस्थान ये और आधा राजस्थान ये। तो दोनों ही तरीके से कर लो। तो दोनों ही तरीके से हम करेंगे तो ये दोनों लाइनें जहां से क्रॉस करेंगे वो अप्रोक्सीमेट राजस्थान का मिड पॉइंट होगा। ये राजस्थान का कौन सा पॉइंट होगा? मिड, यानी मध्य। अब ये मध्य पॉइंट है, ये किसी सिटी में होता तो हम इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं मिड सिटी, लेकिन ये किसी गांव में है, इस कारण इस कॉन्सेप्ट को हम बोलेंगे मिड विलेज। तो मिड विलेज समझ में आ गया? इसका मीनिंग है राजस्थान के सेंटर विलेज को इंडिकेट कर रहा है। तो ये राजस्थान का मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट है जो कि किस में है? किसी विलेज या गांव में है। और इस गांव का अपना कोई डिस्ट्रिक्ट तो होगा, जिला तो होगा। तो इस गांव का जिला तो माना जाता है नागौर, और इस गांव का नाम माना जाता है लापोलाई। वैसे सही नाम है इसका लामपोलाई। क्या लाई? लामपोलाई। तो ये कई बार इस आधे मैं को साइलेंट करके भी लिख देते हैं, तो समझ जाओगे आप लापोलाई या लामपोलाई। तो लामपोलाई इज द मिड विलेज ऑफ राजस्थान एंड मिड डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान इज नागौर। तो इसका मीनिंग ये अपने को समझ में आना चाहिए कि मिड विलेज क्या एक कॉन्सेप्ट है। राजस्थान के जो सेंटर में आएगा वो मिड है, और ये सिटी में होता तो ये मिड सिटी कहलाता, मध्य शहर। ये गांव में इसका ये मिड विलेज। लेकिन ये मैनुअल सर्वे में निकाला गया, यानी राजस्थान का राजस्व मंडल है, उसने राजस्थान को चारों से मल्टीपल वगैरह करके और उन्होंने अपनी तरफ से मैनुअल सर्वे करके इन्होंने ये निकाला। लेकिन आजकल मैनुअल सर्वे की आवश्यकता नहीं, सैटेलाइट। सैटेलाइट से हमने देखा तो सैटेलाइट में परफेक्ट पॉइंट आता है।
जैसे इस कमरे की कोई मैथमेटिक्स कैलकुलेशन लगाकर और इस कमरे का सेंटर पॉइंट निकाले तो हो सकता है उसने वो मैनुअली कैलकुलेशन के उसमें गड़बड़ हो सकती है, लेकिन ऊपर से सैटेलाइट से देख के अगर बताया जाए तो बिल्कुल परफेक्ट पॉइंट आएगा। तो सैटेलाइट से जो बताया गया है वो नागौर का ही पॉइंट है दूसरा, जिसका नाम है गगराना विलेज। क्या नाम है? गगराना विलेज या गगराना गांव। ये भी नागौर में है। तो ये तो तय हो गया कि मध्य जिला कौन है? नागौर। तो ये जो सैटेलाइट सर्वे वाला है, ये जब जिला कलेक्टर नागौर ने घोषणा किया कि सैटेलाइट में राजस्थान का मध्यवर्ती जो स्थान है वो लापोलाई की बजाय कौन सा रहे? गगराना। अब कईयों ने इस गगराना को, यानी जो गाइड वाइड लिखते हैं, उन्होंने इस गगराना को पढ़ा और उनको लगा कि न्यूज़पेपर में गलत लिखा हुआ आ गया, उन्होंने इसको लिख दिया मकराना। तो कई गाइडों में लिखा हुआ है राजस्थान का मध्यवर्ती गांव मकराना। तो मकराना तो एक अलग जगह है और गगराना भी स्थित है वहां। तो मकराना तो जो अपने व्हाइट मार्बल के लिए प्रसिद्ध है, सफेद मार्बल। विश्व प्रसिद्ध मार्बल कहाँ का है? इटली का। और विश्व प्रसिद्ध सफेद मार्बल कहाँ का है? मकराना का। ये जो कॉन्सेप्ट लिखा ना मिड विलेज, उसके जस्ट नीचे डायग्राम बना दो। तो ये जो आउटलाइन है ये अपने राजस्थान को यूं डिवाइड करके सेंटर पॉइंट निकाला है मध्य, जो कि किसी विलेज में है। तो इसका ये मिड विलेज लामपोलाई। सैटेलाइट वाला जो पॉइंट है उसको नीचे अलग से लिखेंगे, उसमें रेफरेंस वो देंगे अकॉर्डिंग टू सैटेलाइट मिड विलेज ऑफ राजस्थान इज गगराना। सैटेलाइट सर्वे के अनुसार राजस्थान का मध्य गांव गगराना, और उस गगराना के आगे ब्रैकेट में डिस्ट्रिक्ट वही लिखना है नागौर। तो लगभग ये तो फिक्स है कि मध्यवर्ती जिला राजस्थान में कौन? नागौर। डायग्राम में लामपोलाई इंडिकेट करना है। सैटेलाइट वाली लाइन अलग से लिख दो नीचे। सैटेलाइट सर्वे के अनुसार, अकॉर्डिंग टू सैटेलाइट सर्वे मिड विलेज ऑफ राजस्थान इज गगराना, ब्रैकेट में नागौर। सैटेलाइट सर्वे के अनुसार राजस्थान का मध्यवर्ती या राजस्थान का मध्य गांव, मध्यवर्ती या मध्य गांव गगराना है। गगराना के ब्रैकेट में नागौर लिखना। तो एग्जाम में दोनों ही ऑप्शन आ गए, तो सही कौन सा है? सही गगराना है। भाई सैटेलाइट की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि मैनुअली सर्वे में मिस्टेक है। तो दोनों ही हैं, तो जो सैटेलाइट वाला यानी जो अपडेट है वो आंसर करना है। तो दोनों वैसे तो एग्जामिनर देगा नहीं साथ में, या देगा तो भी एक कॉन्सेप्ट ये यूज करेगा कि सैटेलाइट सर्वे में राजस्थान का नया मध्यवर्ती स्थान कौन सा है? तो गगराना। अब जैसे अक्षांश में एक लास्ट लाइन यूज की थी, आपको ध्यान हो तो अक्षांश रेखाओं को कौन सी लाइन? क्लाइमेट लाइन। जबकि देशांतर रेखाओं को टाइम एंड डेट लाइन। देशांतर रेखाओं को समय एवं तिथि रेखा कहा जाता है। ये नेक्स्ट पॉइंट लिखो देशांतरों में, मध्य गांव के बाद पॉइंट नंबर 3। देशांतर रेखाओं को समय एवं तिथि रेखा कहा जाता है। लॉन्गिट्यूड लाइन्स आर नोन एज टाइम एंड डेट लाइन्स। लॉन्गिट्यूड लाइन्स आर नोन एज टाइम एंड डेट लाइन्स। देशांतर रेखाओं को समय एवं तिथि रेखा कहा जाता है। तो अपने को पता है जो टाइम को चेंज करेंगी तो उस टाइम के साथ साथ डेट भी चेंज होगी। अब इसमें जो स्टैंडर्ड या जो मानक होती है वो तो अलग अलग होती है। ये जब आप वर्ल्ड ज्योग्राफी में लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड पढ़ोगे तब आप पढ़ोगे जो 0 डिग्री है इसको तो कहा जाता है ISTL, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम लाइन। जबकि इसके बिल्कुल अपोजिट होती है पीछे की ओर 180 डिग्री, उसको कहा जाता है ISDL, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड डेट लाइन। विश्व की मानक तिथि रेखा और ये विश्व की मानक समय रेखा।
तो किसी भी कंट्री का टाइम अगर सेट करना हो या टाइम देखना हो तो उसमें बेस होता है 0 डिग्री, और किसी कंट्री की तिथि या डेट देखनी हो तो उसमें बेस होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो इस कारण एक तो है स्टैंडर्ड टाइम लाइन और एक है स्टैंडर्ड डेट लाइन, लेकिन है दोनों लॉन्गिट्यूड। तो इसका मीनिंग ये देशांतर रेखाओं की वैल्यू होती है। अब इसमें हर एक देशांतर की जो वैल्यू, जब अभी आपने बोला ना समय है, समय रेखा है, तो हर एक देशांतर की एक वैल्यू है जो थोड़ी देर पहले निकाल के बताई थी मैंने कि 1 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है उसके समय के अकॉर्डिंग क्या वैल्यू होती है, 4 मिनट। और आपको पता है कि इस डिग्री से भी छोटी इकाई होती है मिनट। तो यहां अपन डिग्री की बात नहीं करके अगर 1 मिनट लॉन्गिट्यूड की बात करें, 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड की बात नहीं, 1 मिनट लॉन्गिट्यूड की बात करें, तो इसमें वैल्यू आती है 4 सेकंड। कितने सेकंड, 4 सेकंड। तो ये जो बड़ी वैल्यू है तो उसमें बड़ा डिजिट है 4 मिनट, और इसमें डिग्री की छोटी वैल्यू है मिनट। तो इसमें डिजिट तो लगभग वही है, लेकिन वैल्यू मिनट में नहीं होगी, किसमें, सेकंड में। इसको आप निकाल भी सकते हो किस तरीके से, जैसे 1 डिग्री देशांतर में कितने मिनट है, 4 मिनट। इस मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करें तो 60 सेकंड से मल्टीपल कर लो, वैल्यू सेकंड्स में आ जाएगी। और अब यहां आपको पता है कि जो 1 डिग्री देशांतर है उसमें कितने मिनट देशांतर होते हैं, कितने मिनट देशांतर होते हैं, 60 मिनट देशांतर। तो इसका मीनिंग है 60 मिनट देशांतर की वैल्यू 60 मिनट लॉन्गिट्यूड्स, समय नहीं बोल रहा मैं यहाँ, ये लॉन्गिट्यूड्स बोल रहा हूँ। 60 मिनट, इसका मीनिंग 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स इक्वल टू 4 इंटू 60 सेकेंड, और 1 मिनट लॉन्गिट्यूड इक्वल टू 4 इंटू 60 डिवाइड बाई 60। इससे काटोगे तो लास्ट में वैल्यू कितना आएगा, 4 सेकेंड। तो 1 मिनट देशांतर कितने के, 4 सेकेंड। वो अपने लिखा है 1 मिनट देशांतर। तो आपको तो ये समझ में नहीं है तो सीधे सीधे डिजिट रट लो कि जो बड़ी वैल्यू है उसकी 4 मिनट, और इससे छोटी जो है मिनट में है उसकी 4 सेकेंड। तो कोई भी दो स्थानों के गैप को निकालने के लिए आपको सिर्फ लॉन्गिट्यूड्स की जरूरत है। आप पूछते हो कि किन्हीं दो स्थानों के बीच में कितने लॉन्गिट्यूड का गैप है, टाइम आप अपने आप बता दोगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये कहूं कि विश्व में दो लोकेशन ऐसी हैं जिनमें दोनों में 30 डिग्री देशांतर का अंतर है, 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स का गैप है, उनमें टाइम का कितना अंतराल होगा। तो अपने को पता है कि 1 डिग्री का गैप होता है तो 4 मिनट का अंतर होता है, और 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड का गैप है तो 4 से मल्टीपल कर लो, 120 मिनट। 120 मिनट का मीनिंग है 2 आवर्स। किन्हीं दो स्थानों के बीच में अगर 10 डिग्री देशांतर का अंतराल है तो मल्टीपल कर लो 4 से, 40 मिनट। तो इसका मीनिंग आपको अगर कोई लॉन्गिट्यूड्स वैल्यू बता दे कि कितने लॉन्गिट्यूड का गैप है, तो आप टाइम अपने आप निकाल लोगे कि कितने टाइम का गैप है। जैसे राजस्थान के पूर्व और पश्चिम के अंदर, यानी धौलपुर और जैसलमेर में टाइम का कितना गैप है। तो लॉन्गिट्यूड का गैप कितना बताया था अभी, 8 डिग्री 47 मिनट। पॉइंट नंबर 1 में लिखा था अपन ने लॉन्गिट्यूडनल गैप 8 डिग्री 47 मिनट। तो जब डिग्री वैल्यू है तो उसको किससे गुणा करेंगे, 4 मिनट से, टाइम को निकालने के लिए। और जब मिनट लॉन्गिट्यूड है तो इसको भी 4 से करेंगे, लेकिन वो 4 सेकेंड। तो 8 डिग्री को जब 4 मिनट से गुणा करते हैं तो मिनट कितने आते हैं, 32 मिनट। तो अभी ये और बचा हुआ है, 47 को 4 से मल्टीपल करेंगे तो आता है 188 सेकेंड। गणित मेरी बढ़िया नहीं है, मेरी रटे हुए हैं इसलिए बता रहा हूं इतना जल्दी। तो 188 सेकेंड को क्या मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं, 60 सेकेंड 1 मिनट, 120 सेकेंड 2 मिनट, 180 सेकेंड 3 मिनट। तो 180 से 3 मिनट और ऊपर वाला 8 सेकेंड शेष रह जाएगा। तो इस मिनट को इस मिनट में ऐड कर लो, 35 मिनट और 8 सेकेंड। मीनिंग यह है कि राजस्थान के पूर्व और पश्चिम में एक समय का अंतराल होता है, वो लगभग 35 मिनट होता है। लेकिन वो 35 मिनट अपने को महसूस इसलिए नहीं होता क्योंकि इंडिया का स्टैंडर्ड टाइमलाइन केवल एक ही है। इसका मीनिंग जो टाइम अपने अरुणाचल प्रदेश में है वही हमारे गुजरात में। तो ये फर्क किस चीज में देखने को महसूस होगा, तो ये अपने सनराइज या सनसेट इस समय को देख के महसूस होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये धौलपुर है ईस्टर्न पॉइंट, ये जैसलमेर है, तो क्लॉक हमारा सेम है भाई। अगर धौलपुर में 6 बजे हैं, जैसलमेर में भी 6 बजे हुए हैं। फर्क क्या है,
धौलपुर सुबह 6 बजे सूर्य के सामने आ गया, लेकिन अभी जैसलमेर नहीं आया। तो जैसलमेर को या कटरा वाले पॉइंट को आने में 8 डिग्री 47 मिनट यानी 35 मिनट का इंतजार करना होगा। तो धौलपुर में सूर्य की जो स्थिति है वही जैसलमेर में 6:35 पे होगी। तो इसका मीनिंग जो सूर्य के सामने पहले आया वो सामने से पहले निकल जाएगा। तो राजस्थान में फर्स्ट सनराइज धौलपुर, फर्स्ट सनसेट धौलपुर। जहां सनराइज पहले वहां सनसेट भी पहले होगा, क्योंकि वो सामने पहले आया और सामने से पहले निकल गया। और लास्ट सनराइज और लास्ट सनसेट, तो राजस्थान का पहला सूर्योदय और पहला सूर्यास्त देखता है धौलपुर, और लास्ट सनराइज और लास्ट सनसेट देखता है जैसलमेर। और उन दोनों के बीच में गैप कितना होता है? 35 मिनट 8 सेकंड। ये लास्ट में नोट में एक लाइन लिख दो। राजस्थान के पूर्व, पूर्व का मीनिंग ब्रैकेट में क्या लिख सकते हो? धौलपुर एवं पश्चिम। पश्चिम को इंडिकेट कौन कर रहा है? जैसलमेर। या डिस्ट्रिक्ट बाहर लिख दो, पूर्व पश्चिम ब्रैकेट में लिख दो, मीनिंग एक ही है। राजस्थान के पूर्व ब्रैकेट में धौलपुर एवं पश्चिम ब्रैकेट में जैसलमेर में समय का अंतराल, टाइम गैप बिटवीन धौलपुर ब्रैकेट में लिखे ईस्ट एंड जैसलमेर ब्रैकेट में लिखे वेस्ट। राजस्थान के पूर्व ब्रैकेट में धौलपुर, या राजस्थान के धौलपुर लिख दो, ब्रैकेट में पूर्व लिख दो, चाहे मीनिंग एक ही है इसमें। राजस्थान के पूर्व ब्रैकेट में धौलपुर एवं पश्चिम ब्रैकेट में जैसलमेर में समय का अंतराल, और आगे डैश करके लिख दो 35 मिनट 8 सेकेंड। तो देखो वैसे तो समय का गैप नहीं होता है, लेकिन एग्जामिनर ने अगर पूछा है तो वो सनराइज और सनसाइड पॉइंट की स्थिति के अकॉर्डिंग पूछा है, तो वो अपने को कितना बताना होता है? 35 मिनट और 8 सेकेंड। ये समझ में आ गया? तो ये लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड ये दोनों आपके कंप्लीट। कल राजस्थान का विस्तार कवर करेंगे अपन। थैंक यू।